बैंकिंग, सीडीएस, एपकेट और सीसेट, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग हमने एक नया बैच आज से स्टार्ट किया और उस सब के लिए आज फर्स्ट डे है ना। तो बच्चों पहला दिन क्या होता है कि पहला दिन आप लोगों को पूरे सिलेबस के बारे में बताया जाता है ना। कौन कौन सी चीज़ें किस जगह पर किस तरीके से आती हैं वो आपको एक आइडिया दिया जाता है। बहुत ज़रूरी भी है बच्चे, हम किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं बच्चे, पहला स्टेप आप लोगों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है उस एग्ज़ाम का सिलेबस है क्या। जब तक आपको उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में या उस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी ना हो ना, तो तब तक उस एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करना बड़ा अजीब हो जाता है। तो आज हम क्या जानेंगे बच्चे, आज अब पूरा आप लोगों को सिलेबस बताया जाएगा, क्लास की टाइमिंग के बारे में बताया जाएगा, क्लास में जो आप लोगों को मटेरियल मिलेगा उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे एक बात जाननी है आप लोगों से, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट एसएससी का एग्ज़ाम है? एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। बढ़िया, बिल्कुल सही। कितने ऐसे बच्चे आप में से जिनका टारगेट बैंकिंग का एग्ज़ाम है? बिल्कुल सही, बैंकिंग के लिए। कितने बच्चे आप में से जिनका टारगेट सीडीएस का एग्ज़ाम है? सीडीएस एपकेट का एग्ज़ाम आप में से। और आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका टारगेट जो है यूपीएससी के लिए सीसेट वाला पोर्शन पढ़ना है कोई? चलिए, तो क्या होता है बच्चे, इसके अलावा कितने ऐसे स्टूडेंट आप में से जिन्होंने कुछ नहीं सोचा लेकिन हाँ बढ़िया से सरकारी नौकरी चाहिए? एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। क्लियर है? कई बार बच्चों के माइंड में नहीं होता मुझे एसएससी करना है, बैंकिंग करना नहीं होता टारगेट, लेकिन हाँ उनको ही मालूम है कि हाँ ऐसा कोई भी एग्ज़ाम आ जाए जहाँ पर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हो जाते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हो जाते हैं, है ना। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी बैंक हो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो गए, यानी उत्तराखंड एसआई हो गया, यूपी एसआई हो गया, मैथ्स आती है वहाँ भी आती है ना। इस तरह के सारे एग्ज़ाम के लिए तो हम क्या करते हैं बच्चे, एक कॉमन बैच चलाते हैं। ठीक, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बच्चे एक हमारे पास एक कॉमन बैच होता है जिसमें हम लोग आप सभी को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। बेसिक का मतलब, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी, ठीक, उनके लिए पहला स्टेप थोड़ा मुश्किल भरा होता है। उनको कई सारी चीज़ें बिल्कुल 3 या 4 साल बाद फिर से स्टार्ट करनी होती है। बिल्कुल वहाँ से हम शुरू करेंगे। और एडवांस का मतलब ये मान के चलेगा बच्चों, अगर एसएससी है तो मेंस, बैंक टारगेट है तो बैंक एसबीआई पीओ मेंस, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे सीसेट हो, चाहे एपकेट हो। यानी हमारा टारगेट है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते करते बच्चों हम लोग हर वो चीज़ बताएंगे बच्चों को जो एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और पहला दिन है, पहला सेशन है बच्चों हमका, तो पूरे विजय एकेडमी में एज ए डायरेक्टर होने के नाते, एज ए मैथ्स के मेंटर होने के नाते मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ, ठीक है। और शुरुआत से लेकर बच्चे लास्ट तक मैं ही आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे, मैथ्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे एग्जाम का कॉमन बैच होता है। अब एक चीज़ और है, बच्चों के माइंड में रहता है सर एसएससी अलग है, बैंक अलग है, सीडीएस अलग है, तो कॉमन बैच क्यों? इसमें क्या है बच्चे, हर कॉमन पॉइंट का 90% कॉमन चीज़ें हैं, बस अलग क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, ठीक है, बाकी डिस्कशन बाद में होता रहेगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं लिखो मैथ्स का सिलेबस और मैं चीज़ें यहीं पर आपको पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर बच्चे, ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे, फिर पहले हम एक बार पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का, देखो, प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड एवरेज, हिंदी में कहा जाता बच्चे आयु और औसत संबंधित प्रश्न, ठीक है। हिंदी में इसे लिखा जाता बच्चे आयु तथा औसत संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है। और स्टूडेंट ये सिलेबस हम लोगों को लिखने की जरूरी है क्योंकि हम आगे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये चैप्टर चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों सभी बहुत सारे बच्चे जो लाइव पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन में दूर से, है ना, कई ऐसे बच्चे जो
डेमो क्लास में नहीं आते हैं या क्लास में उनको लगता है कि हाँ हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे, तो ये पहला चैप्टर है। ठीक है, अब क्या बच्चों, इस चैप्टर की कहानी देखिए। बच्चों ये चैप्टर बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है, सीडीएस में बच्चों कभी आता है कभी नहीं आता। क्लियर है? और सीडीएस के अलावा बच्चों सीसेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, या कोई भी और हम एग्जाम लेंगे, लेकिन याद रखना बच्चों बैंकिंग और एसएससी में बहुत जबरदस्त सवाल यहाँ से आते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। यानी ये मान के चलेगा बच्चों, बैंकिंग के क्वेश्चन हो चाहे एसएससी के क्वेश्चन हो बच्चों, लेवल उनका दोनों का एक जैसा ही होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है। पहले क्या होता था बच्चे, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 20 नंबर हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि 20 नंबरों का एवरेज बच्चों मान लीजिए आपको दिया हुआ है 40, ये एवरेज दिया हुआ है। और मान लीजिए मैं कहता हूं एक नया नंबर आ गया, उसकी वैल्यू 50 है, और आपसे पूछेगा नया एवरेज क्या होगा। अब क्या होगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले चीजें पढ़ी होंगी या थोड़ा बहुत जानकारी होगी बच्चे, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कितने नंबर है बताओ, 20, कितना एवरेज दिया हुआ है 40, बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 800 बना लेंगे। अब ये बताओ जो एक नया नंबर आया उसकी वैल्यू है कितनी, 50, फिर बच्चे 50 इसमें और ऐड करेंगे तो ये कहेंगे सर 850 हो गया, और फिर 850 को 20 + 1 यानी 21 से डिवाइड करेंगे। लेकिन बच्चों अब चीजें बहुत ज्यादा बदल गई। अब क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए, वो ये कहेगा कि 63 नंबरों का एवरेज 74 है, एक नया नंबर आया उसकी वैल्यू 73.5 थी, दो नंबर चले गए, दो नंबर जो गए उनका एवरेज 84 था, फिर ये कहेगा 5 नंबर और आ गए जिनका एवरेज 79 था, फिर कहेगा 4 नंबर और आ गए जिनका एवरेज 84 था। अब आप लोगों से कहेगा कि नया एवरेज क्या होगा। अब आप देखिए बच्चों कि जो हम एग्जाम देख रहे हैं, अब आप खुद देखिए सीजीएल बच्चे प्री 60 मिनट का है, बैंकिंग का पेपर 60 मिनट का है। उस 60 मिनट के पेपर में बच्चों अगर हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने लग गए और ऐसे प्लस माइनस करने लगे बच्चों, तो आप यकीन मानिए इस सवाल को अटेम्प्ट करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। और इसके अलावा सिर्फ मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, बात ये भी नहीं वो है, बात ये है मेरिट की। अब आप देखिए एसएससी के पेपर में प्री में आप देख रहे हो बच्चों 136, लास्ट ईयर तो 151 तक कट ऑफ गई है। सीएचएसएल की कट ऑफ देखिए बच्चे, है ना। तो ये कट ऑफ क्लियर कब होती है बच्चे, जब हमारे पास ना लॉजिक वाला पार्ट और कैलकुलेशन वाला पार्ट बच्चे दोनों स्ट्रांग हो। तो अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम चीजों को बहुत बेसिक से जानेंगे। ठीक है, अब आज मैं आप लोगों को हर चैप्टर का एक थोड़ा बहुत आइडिया देता रहूंगा बच्चे। आज सारा सिलेबस लिखवाया जाएगा इसी तरीके से, है ना, और कल से हम लोग प्रॉपर तरीके से चीजें आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब सीखते हैं। देखो मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों एवरेज क्या होता है, औसत, बताइए बच्चों आप क्या जवाब दे सकते हैं। अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं एवरेज क्या होगा, बिल्कुल जो आपके मन में आ रहा है, इसको एवरेज बोलो बच्चों, इसको मीन कहिए, हिंदी में बोलते हैं माध्य। क्या होता होगा बच्चों एवरेज, सोचिए जो आपके माइंड में, मैं आपसे कोई वो नहीं कर रहा हूं, अभी सिखाना मेरा काम है, बताओ क्या होता होगा एवरेज। बिल्कुल सही, और इसके अलावा बच्चे और किसे कहा जा सकता है एवरेज, औसत सुना होगा हमने, हमने बोलते हैं ये औसत ऐसा है, ये औसत इतना है। और तो और छोड़ो, आजकल आईपीएल चल रहा है, हम बोलते हैं एवरेज रन रेट इतना बोल देते हैं, हम बोलते हैं एवरेज स्कोर इतना हो जाएगा। किसे कहा जा सकता है बच्चे एवरेज, बिल्कुल सही, अपॉन नंबर्स, बिल्कुल सही, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो बच्चों कभी भी आपसे कोई एवरेज के बारे में बात करे ना बच्चों, तो एवरेज का बहुत सिंपल लैंग्वेज है। एवरेज का मतलब है बच्चे इक्वल डिवाइड करना। ये औसत है, औसत का मतलब होता है बराबर बांटना, बस। इसके अलावा बच्चे आपने एवरेज में और कुछ नहीं जानना है। एवरेज का मतलब होता है बच्चों चीजों को बराबर तरीके से बांटो, अगर आपने बराबर बांट दिया वो औसत है। अब देखो कैसे, चले देखते हैं। अब मुझे बताओ
ए और बी दो मेंबर है, इसके बाद 40 रुपए है और इसके बाद 20 रुपए है। अब आप मुझे बताइए क्या दोनों के बराबर अमाउंट है? क्लियर हो सभी को? बराबर अमाउंट नहीं। इसके बाद कितना है? इसके बाद कितना है? 20। तो अब जरा अब सोचिए बच्चों, जरा अगर मुझे बराबर बांटना है, मैं कहूंगा भाई दोनों पैसे इकट्ठा करो मेरे पास पहले। अब बताओ इससे कितना लिया, इससे कितना लिया, मेरे पास पैसा हुआ कितना? 60। अब आप समझ गए कैसे बटेगा बराबर? बताओ कैसे बढ़ेगा बताओ? 60 कितने लोगों में बांटने हैं? 2। तो अब आप बताइए बच्चों हर एक को कितना बढ़ेगा? 30। और बच्चे इसी 30 को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज बोलते हैं। बस हो गया। अब जब आपको ये मालूम चल गया बच्चे बराबर बांटना एवरेज है, तो अब आपको फॉर्मूले की दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ 60 है क्या टोटल, 2 है क्या नंबर्स? लो जी आपको फॉर्मूला पता चल गया। क्लियर है? मान लो बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि ए बी सी डी और ई 5 आदमी हैं, इसके बाद 40 रुपए, इसके बाद 60 रुपए, इसके बाद 15 रुपए, 20 रुपए और 55 रुपीज। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों इनको चीजें बराबर बांटनी है, तो आप कहेंगे सर बराबर बांटने के लिए पहले इकट्ठा करते हैं। तो इकट्ठा करते हैं, जरा बताओ। 40 + 60 100, 100 + 20 120 + 15 135 और 135 में 55 जोड़ेंगे बच्चे तो कितना बनेगा बच्चों? 180 या 190? 190 हो गया। ओके बच्चों हमारे पास ये लाइन हो गया 190। अब बताओ 190 कितने लोगों में बांटने हैं? 5। तो बताओ क्या करूंगा बच्चों? बिल्कुल सही, शाबाश, ये होता बच्चों में 5 से 15 आया और ये हमारे पास कितना बना? 38। और बच्चों इसी को ही गणित की भाषा में एवरेज कहा जाता है, और मैथ्स की भाषा में नहीं, हर लैंग्वेज में इसको एवरेज ही कहा जाता है। तो आज की बात कोई भी आपसे कहे एवरेज है क्या, कुछ और नहीं रटना बच्चे। एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चीज़ों को जब हम बराबर तरीके से बांटते हैं, इक्वली हम लोग डिवाइड करते हैं, उस इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को एवरेज कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये होती है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सुनो, अब कुछ नए पैटर्न ले आते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज, ये बना बच्चे हमारे पास एवरेज। अब देखो, अब धीरे धीरे चीजों को जानेंगे और कुछ देर बाद आप लोग खुद ही इसमें एक रिदम बना लोगे। देखिए पेपर में सवाल कैसे आता आप नोट करना। वो कहेगा कि 2 लोगों का एवरेज 30 है, आगे एवरेज, इसके बाद कितना है, इसके बाद कितना है, एवरेज कितना हुआ? 30। मान लो बच्चों इस एक के पास कहीं से 18 रुपए और आ गए। कितने रुपए और आ गए? 18। तो बस ये बताओ एवरेज कम होगा बच्चे, एवरेज बढ़ेगा? बढ़ेगा। सभी को लग रहा है क्यों बढ़ेगा एवरेज? क्योंकि अमाउंट कम हुआ या बढ़ा? शाबाश। अब देखिए, अब आप बताइए पहले टोटल कितना था? 60। कितना और आ गया? 18। बताओ कितना हो गया टोटल बच्चे? 78 हो गया। क्लियर है? अब ये बताओ 78 जो नया हुआ टोटल, ये ए रखेगा बी रखेगा, दोनों में बटेगा बराबर। शाबाश। डिवाइड किससे करेंगे बताओ? 2 से। और अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बताओ हर एक को कितना मिलेगा? 39। अब ये बताओ 39 कौन सा एवरेज है? पुराना एवरेज है बच्चे, नया एवरेज है? शाबाश, बिल्कुल। अब सुनो, अब नई कहानी। हम आज के बाद बच्चे ये 78 नहीं निकालेंगे, हम 60 नहीं निकालेंगे, हम एक बिल्कुल इसी एवरेज से चीजें सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसके बाद कितना अमाउंट और आया? 18 रुपये और आए। अब 2 ऑप्शन है एक के पास, ए या तो चुपचाप से भाग जाए ग्रुप से, लेकिन ग्रुप में रहना है तो चीजों को बराबर बांटना पड़ेगा। अब मुझे आप बताओ एक के बाद जो 18 रुपये और आए, ए रखेगा या इसको भी बांटेगा? बिल्कुल, एवरेज मतलब पक्की वाली दोस्ती। अभी बताओ 18 रुपये एक के पास है, लेकिन 18 रुपये ए नहीं रखेगा, 18 रुपये ए बांटेगा कितने लोगों में? 2। तो बताइए बच्चे हर एक को कितना और मिला? 9। जबकि पहले मिल कितना रहा था? 30। तो बताइए बच्चों नया एवरेज 30 होगा या 9 ज्यादा होगा? 9 ज्यादा। तो बताओ हमारा आंसर कितना आएगा? 39। इसको एवरेज कहा जाता है बच्चे, समझ रहे? तो याद रखिए, आशा कभी भी ऐसा कोई लाइन आए तो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, एवरेज है क्या, ये बात समझिएगा, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों? देखो पेपर में सवाल ये नहीं आएगा, पेपर में कहेगा
एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 30 रुपीज। बता किसका एवरेज है 30? वो कहेगा ए अमाउंट इंक्रीज बाय 18 रुपीज, ए का अमाउंट 18 रुपये बढ़ गया, तो फिर आपसे कहेगा देन फाइंड द न्यू एवरेज, नया एवरेज कितना होगा। अब बताओ अमाउंट किसका बढ़ा वैसे? ए का, लेकिन 18 रुपये ए रखेगा, दोनों में बांटेगा, बिल्कुल सही। और 18 रुपये बचेगा, दो लोगों में बांटेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? 9। अब बताओ हर एक को 9 अगर मिलेगा तो बताओ बच्चों एवरेज 30 होगा या 9 ज़्यादा होगा? 9। बताओ हमारा आंसर कितना हुआ? 39। इस चीज़ को एवरेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और चीज़ों को लेंदी बनाते हैं बच्चे। देखो ये है 5 मेंबर, ये 5 आदमी आपको दिए हैं इस तरीके से। मान लो मैं आपसे कहता हूं बच्चों, एक के पास 10 रुपए बढ़े, बी के पास 20 रुपए बढ़े, सी से 20 रुपए खो गए, डी से 10 रुपए खो गए। अब आप बताइए एवरेज बढ़ेगा कम होगा? शाबाश, अब आप चीजें जानने लग गए। कैसे सेम रहेगा? इसके 10 रुपए का फायदा का नुकसान उसने करवा दिया, इसके 20 रुपए का फायदा का नुकसान उसने करवा दिया। अब आप बताओ बच्चों एवरेज क्या रहेगा? अभी भी 38 रहेगा। क्लियर है? लेकिन अब सुनो बच्चे, मान लो इस ई से अगर 20 रुपए खो गए, कितने रुपए? अब आप बताओ एवरेज अब बढ़ेगा या कम होगा? शाबाश। अब बताओ 20 रुपए का नुकसान एक भरेगा, पूरे 5 भरेंगे? बहुत बढ़िया बच्चे। तो बताओ 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो हर एक को नुकसान 4 का। तो बताइए बच्चों एवरेज 38 से ज्यादा होगा या कम होगा? तो हमारा आंसर कितना आएगा? 34। इसको कहा जाता है एवरेज। बात समझ में आ गई? भाई फायदा होगा तो मिल बांट कर होगा, भाई दोस्ती है। नुकसान होगा तो मिल बांट की, दुख दर्द है तो मिलकर बांटेंगे, बिल्कुल है। और खुशियां तब भी मिलकर बांटना पड़ेगा, यही एवरेज का नियम है। तो एवरेज को इस तरीके से समझा जाता है बच्चों। गणित में बच्चों मैथ्स एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, उस भाषा को आपने महसूस करना है। सिंपल सी बात है। अब आप महसूस करोगे तो चीज़ों को जानोगे, सिर्फ पढ़ना नहीं है बच्चे, उसको फील करके चीज़ों को जानोगे तो आपको मालूम चलेगा हाँ कि बहुत ही दमदार और मजेदार सा टॉपिक है। ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो बड़े सवाल कैसे आते हैं। वो कहेगा बच्चे एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 40। कितने नंबर है? 15। कितना दिया एवरेज? 40। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, अब आपको नहीं पता कौन सा नंबर कौन सा है, लेकिन आपको ये पता है जब चीजें बटी तो बताओ हर एक को कितना मिला? 40। वो कहेगा इनमें से 3 नंबर, कितने नंबर? हर एक नंबर 10 बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 10। वो कहेगा इन 15 नंबरों में से 3 नंबरों में से हर एक को 10 बढ़ाया गया। अब आपसे कहेगा नया एवरेज क्या होगा? अब देखो बड़ा मजेदार। देखो कितना बढ़ाया आपने, कितने नंबरों को? अब लगाते हैं, पहला नंबर 10 बढ़ा, दूसरा भी 10 बढ़ा, तीसरा भी 10 बढ़ा, टोटल बच्चों बताओ? शाबाश। लेकिन जो 30 बढ़ेगा उसका फायदा एक को मिलेगा या पूरे 15 को? हाँ, पहला 10 बढ़ेगा, दूसरा 10 बढ़ेगा, तीसरा 10 बढ़ेगा, बच्चों टोटल तो 30 ही बढ़ेगा ना बच्चों। ये देखो 30 बढ़ा, लेकिन मुझे बताओ जो 30 बढ़ेगा वो एक नंबर बढ़ेगा, उसका फायदा पूरे 15 का होगा? इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों अगर 30 को मैं 15 लोगों में बांटूंगा तो हर एक की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? 2। अब आप बताइए एवरेज 40 आएगा या 40 से ज्यादा आएगा? ज्यादा। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 42। इसको कहा जाता है बच्चे औसत। ठीक है, बेसिक लाइन है, कोई भी आज के बाद एक है। और बच्चों पेपर में आप देखना, स्टूडेंट एग्जाम के अंदर बहुत सवाल इसी तरीके से बनते हैं। वो कहेगा 5 नंबरों का एवरेज, बच्चे वो कहेगा 5 नंबरों का एवरेज 38। देखो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। और मैं आपको इसी बार का क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, सीजन में आया हुआ, याद रखना कोई रिलेट। वो कहेगा पहले में 2 की बढ़ोतरी हुई, दूसरे में 4 की हुई, तीसरे में 6 की हुई, चौथे में 8 की हुई और पांचवें में 10 की हुई। वो कहेगा 5 नंबर है, उनका एवरेज 38 है। 5 नंबरों का एवरेज बच्चे 38 है। बच्चों एसी बंद तो नहीं करनी, ठंड तो नहीं लग रहा किसी को? ठीक है ना? चलिए वो कहेगा पहले में 2 बढ़ाया, दूसरे में 4 बढ़ाया, एक बार एक पहले को 2 बढ़ाया, दूसरे को 4, टेम्परेचर से पहले को 2, दूसरे को 4, तीसरे को 6। और बच्चे वो नहीं कहेगा नंबर कौन कौन से हैं, अब आपको कहेगा एवरेज 38 है। अब ये कहेगा बच्चों नया एवरेज कितना होगा? अब जरा बताइए बच्चों क्या करेंगे? देखो कितना बढ़ा? 2 और 4, 6 और 6, 12 और 8, 20 और 10। अब जो बच्चे जो टोटल 30 बढ़ा वो एक नंबर बढ़ेगा या पांचों में डिवाइड होगा? और पांचों में डिवाइड होगा बच्चों, तो बताओ हर एक की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? 6। तो अब मुझे आप बताओ एवरेज कितना हो जाएगा? 44। ये हुई कहानी
है ना। अब बच्चे जब हम एवरेज को और आगे पढ़ेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा। फिर अभी बताऊं, अभी हमने सबको जोड़ा, क्लियर है। 30 कितने नंबरों में डिवाइड हुआ? 5। अब जब हम और मैथ्स पढ़ेंगे बच्चों, हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब नंबरों का गैप बराबर होता है ना, जितना एवरेज बढ़ता है वो बीच वाला नंबर भी बढ़ता है। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10 में बीच वाला नंबर है कितना? 6। कुछ नहीं करना था, सीधा 38 में 6 क्या करना है? ऐड कर देना है। ये होती है बच्चों टेक्निक, जब हम पढ़ता और जाएंगे। ऐसा क्यों? आप बताओ बच्चों, जब सब में चीजें हैं, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कितना बन जाएगा? 44। इस चीज को बच्चों एवरेज कहा जाता है। क्लियर है? तो याद रखना, आज के बाद मैथ्स के अंदर कोई आपसे कहे कि एवरेज क्या है, तो याद रखिए बच्चों, चीजों को बराबर बांटना ही क्या है? एवरेज है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ है। देखो अब आप देखना, ये क्वेश्चन आप में से थोड़ा बहुत जिन भी बच्चों ने चीजें पढ़ी है, एग्जाम की थोड़ा बहुत प्रिपरेशन जानी है बच्चों, अब देखो अब यहां से एक नई इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं। देखो इन 5 लोगों का एवरेज बच्चों हमारे पास दिया हुआ 38। ठीक है, अब सुनो एक नई कहानी। मान लो एक आदमी आया ग्रुप में, ऐसा सवाल आपने बहुत देखे होंगे। एक नई की एंट्री हो गई, एक आदमी चला गया, 2 की एंट्री हो गई, 3 चले गए। मान लो एक नया मेंबर ग्रुप में आया बच्चे एफ, ठीक है, और ये ग्रुप में 38 रुपीज लेकर ही आया। कितना लेकर आया? बस मेरी बात का जवाब देना, एवरेज चेंज होगा या 38 रहेगा? लगा दिमाग। 38 रुपये लेकर आया है, क्लियर है। बताओ पुराना एवरेज भी कितना था? सबको 38 बराबर बटे। मैंने आपसे क्या कहा? एवरेज का मतलब क्या कहा बच्चे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ अगर एफ 38 लेकर आएगा तो ग्रुप का एवरेज बच्चे 38 से बढ़ेगा, 38 रहेगा? रहेगा 38। क्यों? बताओ रीजन बताओ बच्चों। शाबाश, पहले भी कितना बट रहा था? लेकर कितना आया? ये 5। उससे बोलेंगे अपने 38 अपने पास रख, हमारे पास भी अपने 38 हैं। तो बताओ एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन सोचो बच्चे, मान लो एफ लेकर आया 50 रुपए। कितना रुपए? अब आप बताओ एवरेज कम होगा या बढ़ेगा? बिल्कुल आप ऐसे समझो, 5 लोग 20-20 रुपए की कॉन्ट्री करके पार्टी कर रहे थे। एक ने 20 मंगाए, अचानक एक आदमी आया, 500 रुपए के 2 नोट दिखाए उसने कहा मैं आ जाऊं। अब आप बताओ 500 रुपए का 2 नोट दिखाएंगे, बोले अरे आ जाए, हमारी तो पार्टी बढ़िया हो जाएगी। तो बताओ उसके आने से ग्रुप में तो खुशियों का माहौल हो जाएगा ना। यही कहानी है। अब आप बताओ कितने रुपए लेकर आए हो? 50। अब सोचिए बच्चे कैसे करते देखिएगा, हैं सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पुराना टोटल कितना था? 190। कितना बढ़ा? 50। वो 190 में 50 जोड़ेंगे तो बताओ कितना बना? 240। क्लियर हो गया? अब बताओ 240 रुपीज बच्चे 5 लोगों में बटेंगे या 6 लोगों में? शाबाश। अब ये बताइए बच्चों, अब ये बताओ एवरेज कितना हुआ? 40। अब ऐसा नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे देखिए। अगर ये 50 रुपए लेकर बच्चे ग्रुप में आया तो पांचों एफ से कहेंगे सबसे पहले हमारे बराबर आओ, यानी 38 रुपए रखो अपने पास। बात समझ में अब आनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। कितने रुपए रखो? 38। क्यों रखो? क्योंकि इससे हम बराबर हो जाएंगे। रख ले 38। अब मुझे आप बताओ 38 रुपए रखने के बाद अब वो कहेंगे 38 तो रख लिए, अब कहेंगे अब कितना रुपया बाकी है? अब जरा बताओ 50 में अगर 38 रख दे तो बताओ कितना बाकी है बच्चे? 12 रुपये और बाकी हैं। वो कहेंगे ठीक है भाई 38 रुपये रखने से हमारे बराबर आ चुके हो तुम। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी भी कितने रुपए बाकी हैं इसके बाद? 12। अब ये बताओ बच्चों, ये 12 रुपये जो और बाकी हैं वो एक आदमी रखेगा, 5 रखेंगे या पूरे 6 लोग रखेंगे? शाबाश। अब विदाउट पेन बताइए, 12 रुपये अगर 6 लोगों में बांटूंगा तो हर एक को 2 रुपये और मिलेंगे। तो बताओ पुराना रुपये कितना था? 38। कितना और मिलेगा बच्चे? 2। तो बताओ हमारा आंसर क्या आएगा? 40। ऐसे समझना होता है एवरेज को, सिंपल है। ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं बच्चों। अब कोई आए कोई जाए इससे क्या फर्क पड़ता है? एक मेंबर आया, मेंबर आने से उन्होंने कहा 38 है, ये हो गया 40। ठीक है, अब सुनो दूसरी कहानी। मान लो बच्चों इस ग्रुप में से बी ने कहा मुझे नहीं रहना तुम्हारे ग्रुप में। अब सुनो बड़ी मजेदार सी कहानी। कोई आएगा तो कोई जा भी तो सकता है। उसने कहा मुझे ग्रुप में नहीं रहना। अब मेरा एक सवाल है बच्चे, अगर बी ग्रुप में नहीं रहता है, बी अगर ग्रुप से जाता है
सोच समझ के बताना, बचे हुए लोगों का एवरेज बढ़ेगा या कम होगा? कितने बच्चों को कम लग रहा है, हाथ खड़ा कीजिएगा। शाबाश, बताइए कम क्यों बच्चों? इसका अमाउंट था कितना, लेकिन बराबर डिस्ट्रीब्यूशन में कितना मिला? 38। अब सुनो, 38 रुपये बराबर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बच्चे, इसे 38 मिले, ध्यान से सुनना बच्चे, इसे 38 मिला, इसे 38 मिला, इसे 38 मिला और इसे 38 मिला। अब बी हो गया जी नाराज, क्वेश्चन में जा रहा हूं। अब जैसे वो जाने लगा, इन लोगों ने बोला ठीक है 38 रुपये लेकर जाओ। उसने 38 रुपये क्यों लेकर जाऊंगा मैं, मेरे पास थे कितने? 60। समझ रहे बच्चों, 60 रुपये थे उसके पास। अब ये थोड़ी कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा इसमें, वो 38 लेकर नहीं जाएगा, कितना लेकर जाएगा? 60। वो क्या कहेगा सुनो, वो कहेगा 38 तो मेरे पास है ही, कितने हैं? 38 हैं, मेरे 22 रुपये और लाओ। कहाँ है मेरे 22 रुपये? अब बताओ 22 रुपये कौन देगा? ए देगा, रिमेनिंग 4 मेंबर देंगे। शाबाश। अब आप बताओ बच्चों, जब 60 रुपये लेकर जाएगा, कितना और लेकर जाएगा बताओ? 22। अब बताओ 22 रुपये का नुकसान अब एक को होगा या 4 को होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे। अब बताओ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5.5। बताओ अब एवरेज 38 रहेगा या कम हो जाएगा? कितना हो जाएगा 38 से? बताओ 5.5 कम हो जाएगा। ये होगा कहानी। ले रहे बच्चों? तो आदमी ना अपने रुपए लेकर जाएगा, उसे पता है भाई मेरे 60 रुपए हैं तो 38 क्यों ले आऊं मैं तो अपने 60 रुपए पूरे लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। अब सुनो बच्चों दूसरी कहानी। मान लो उन्होंने बी को मना लिया, उन्होंने कहा भाई ऐसा है मत जाओ यहीं रहो, ठीक है, बी मान गया। अब बी के देखा देखी सी ने भी कहा मैं भी अपनी जिद मना लेता हूं उनसे। सी ने भी कहा भाई ऐसा है, जब बी को मना सकते हैं तो मुझे भी मनाएंगे फिर तो ये, भाई ठीक है। अब जरा ये बताइए बच्चों, क्या सी के पास इतना अमाउंट है कि उसकी खुशामद की जाए? नहीं है ना। बताओ अगर सी जाएगा तो बताओ 38 लेकर जाएगा अपने 15 लेकर, 15 लेकर, तो बताओ बच्चों इसके जाने से ग्रुप में बचे हुए लोगों का एवरेज बच्चों बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना बच्चों। क्यों बढ़ेगा? अब देखो कितना था इसके पास, मिले कितने? अब सुनिए, ग्रुप से चुपके से ग्रुप से जा रहा था, इन चारों ने कहा भाई कहाँ किस तरफ जा रहे हो? कितना लेकर जा रहा था वो? 38। अमाउंट था कितना? वो कहेंगे उस मेंबर से, वो लोग जो हैं 4 लोग, इससे क्या कहेंगे? इससे ये कहेंगे भाई ऐसा है कि अपने 15 रुपए लेकर जाओ और जो एक्स्ट्रा है वो रुपये छोड़ के जाओ भाई। यहाँ वो 38 लेकर नहीं जाएगा, अपने कितना लेकर जाएगा? 15। अब बताओ बच्चों अगर 38 लेकर नहीं जाएगा 15 लेकर जाएगा तो बताओ कितने रुपए छोड़कर जाएगा? बताओ जल्दी बताओ। 38 में से 15 घटा दो बच्चों जल्दी। 23। वो 23 रुपये छोड़कर जाएगा, वो 38 लेकर नहीं जाएगा बच्चों, अपने 15 रुपये लेकर जाएगा, क्योंकि उसकी हकीकत में थे कितने? 15। क्लियर है बच्चों? तो बताओ बच्चे जब 23 रुपये छोड़ के जाएगा तो 23 रुपये एक आदमी बांटेगा, रिमेनिंग 4 बांटेंगे? 4। तो बताओ बच्चों अगर मैं 23 को 4 से डिवाइड करूंगा तो यह आएगा 5 पॉइंट कितना? 75। तो बताओ बच्चों एवरेज अब कम होगा या बढ़ेगा? ये होती है एवरेज कहानी। तो बात समझ में आ गई? ये एवरेज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है बच्चे, कि बस ये ध्यान रखना है चीज़ें बढ़े बच्चे चाहे ये कम हो, चीज़ों को बराबर बांटना ही क्या है? एवरेज है भाई। ये बेसिक चीज़ बताने। और बच्चों हमेशा याद रखना है मैथ्स के अंदर, अननेसेसरी फालतू शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, कोर स्ट्रॉन्ग करनी, नींव मजबूत करनी है बच्चे। मैथ्स में यही काम है, आपकी नींव मजबूत होगी, कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चों मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर कंसेप्ट होते हैं भाई, ध्यान रखना है। और हमारा तरीका क्या है क्वेश्चन पढ़ने का, हम पहले चीज़ों को बहुत बारीक से जानेंगे है क्या क्या नहीं है, जब हम चीज़ों को समझ जाएंगे फिर हम क्वेश्चन को एंट्री करेंगे। तो ये है एवरेज की कहानी। तो बताओ बच्चों कभी भी अगर आपसे कहा जाए एवरेज क्या है तो बताओ एवरेज का मतलब क्या बना जाएगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एवरेज है, ठीक है। फिर कल से जब हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको एवरेज में जाननी है, ठीक है। अब आइए बच्चों चैप्टर नंबर 2 परसेंटेज। मैथ्स के अंदर बच्चे हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। हिंदी में इसे कहा जाता है बच्चे प्रतिशत। सेकंड चैप्टर है मैथ्स का जिसको परसेंटेज पढ़ा जाता है। चैप्टर नंबर 2 ये बच्चों हमारे पास परसेंटेज, जिसको हिंदी में हम लोग बच्चे प्रतिशत पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक। बच्चों अर्थमेटिक का सबसे जानदार चैप्टर, सिर्फ अर्थमेटिक का नहीं बच्चे, हमारे जीवन के लिए भी। आप बढ़िया
बैंकिंग में जाओगे, एसएससी के अंदर जाओगे, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे बच्चे, आपके व्यावहारिक जिंदगी में सबसे ज़्यादा काम होने वाला चैप्टर यही है। हर जगह देखो कैसे, बैंक में पैसा जमा करोगे, बैंक बोलेगा इतना % का रिटर्न, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे इतने % का रिटर्न। तो जिन बच्चों का परसेंटेज बढ़िया रहता है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, ये बहुत हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा। कोई आपसे नौकरी की बात ये नहीं बोलेगा, ए काम को 10 दिन में करेगा, बी काम को 15 दिन में, ए और बी कितने दिन में, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन बच्चों ये हमेशा हमारे साथ चलेगा, है ना। बहुत जबरदस्त चैप्टर है बच्चों मैथ्स का, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं, है ना। अब क्या है बच्चे, थोड़ा इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। देखो अब एक छोटा सा सवाल है बच्चों, जो सीडीएस में जो बच्चे तैयारी करें, सीडीएस में भी आया है, एसएससी के अंदर भी आया, लास्ट कम से कम ऐसे 20-25 सवाल आए बैंकिंग के। मेरा क्वेश्चन है बच्चे, 25 का रूट क्लियर है, सवाल ये आया था 25% का रूट, ये आया था। उसने हमसे सवाल पूछा था बच्चे 25% का रूट कितना होगा। अब ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, देखो बच्चे ध्यान देना, 5%, 0.5%, 50% और 0.05%। ये पिछले साल और इस बार एसएससी ने लगातार कई जगह पूछा बच्चे। इस सवाल ने धूम मचा रखी बच्चों। 25% का रूट 5 है और सवाल ये 25% का वर्गमूल क्या होगा ये पूछा है। और ये ऑप्शन है 5%, 0.5%, 50% एंड 0.05%। रिमोट कितने बच्चों को फर्स्ट लग रहा है 5%, कितने बच्चों को सेकंड लग रहा है, बढ़िया, कितनों को थर्ड लग रहा है, ये इसका आंसर आएगा 50%। अब देखो कैसे, देखो परसेंटेज है, बताओ बच्चों, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 2 जीरो आएंगे, सही है लाइन है। 25 से एक बार और ये कितनी बार, 4 बार, सही बच्चों यहां तक भी। अभी बताओ 1/4 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, सही है बच्चों। अब हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, परसेंटेज में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका इंटू 100। अब ये बताओ 2 से 100 कितनी बार, 50। तो लो जी बच्चों हमारा आंसर आ गया 50%। कुछ भी नहीं बच्चों, और 2025 में 2026 में धूम मचा रखी इन सवालों ने। अब सीडीएस का पेपर उठा के देख लो बच्चों, तो वहां आपको इस सवाल मिलेगा, हर जगह आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, समझ लो। अब है कुछ नहीं है, जबकि एक बार में ऐसा लगता है 5% होगा, उस पेपर में जल्दीबाजी में कोई टिक लगाएगा तो 5 ही में लगाएगा पहले तो। वो कहे ये तो भाई भाई है, इनका क्या जा रहा है, 25 का रूट कितना हो गया 5। तो ये गलती नहीं करनी है। अब क्या है परसेंटेज, चलो देखते हैं बच्चों। परसेंटेज एक इटालियन वर्ड है परसेंट, ये 2 शब्दों से बना है। पहला है PER, इसका मतलब होता है भिन्न, फ्रैक्शन, और सेंट का मतलब 100, ये होता है परसेंट। जिस नंबर के अपॉन में 100 है वो परसेंट है, ठीक। अब जैसे मान लो बच्चों मैं कहूंगा 10%, बड़ा सिंपल तरीका है, पहले लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे पर फ्रैक्शन, और फिर लिखेंगे सेंट, सेंट यानी 100, 10%, ये होता है 10%। फिर और जब इंप्रूवमेंट होती गई बच्चों, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि बार बार कब तक ये लिखते रहेंगे, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा मत करो, फिर ऐसा ना लिखो, तो उन्होंने इसका एक साइन बनाया बच्चों, ये हुआ परसेंटेज, ठीक है। तो 10% को लिखा जाता है बच्चे 10%, ये होता है 10%। बताओ जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों 20%, बताओ क्या लिखेंगे बच्चे, शाबाश, 20/100, ये हुआ 20%। मैं कहूंगा X%, बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, शाबाश, X/100। मैं कहूंगा A%, तो बताओ A% को, A/100, ये % हो गया बच्चे, है ना। मैं कहूंगा A/B%, बताओ बच्चे क्या लिखेंगे, A/B इंटू 100, ये हो गया A/B%, है ना। सिंपल लाइन है बच्चे परसेंटेज। अब जैसे मान लो मैं आपसे कभी कहूं बच्चों कि आपको 20% ऑफ 500 सॉल्व करना है,
20% ऑफ 500। बताओ कैसे करेंगे बच्चों? 20 बाई कितना? 100। और बच्चे आप में से जो भी हिंदी माध्यम में है 500 का 20%। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, आप सभी स्टूडेंट, आप में से जिन भी बच्चों ने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, इंग्लिश में की बच्चों, कभी भी भाषा को लेकर अपने आगे चीज़ें आने मत देना। यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। मैं कभी ये नहीं मानता कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है, आपको जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो पढ़ना है, सीखना है हमें केवल, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों में आते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे 500 का 20%। तो बताओ कैसे लिखेंगे? 20% 20 बाई 100 होता है, गुणा गए कितना? 500। ये सॉल्व करके इतना ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं लिखनी, परसेंटेज का एक ऐसा हिस्सा बता देता हूँ जिससे पूरी परसेंटेज लाइन सॉल्व होती है। देखो, मान लो बच्चों मैं आपसे कहता हूँ एक आदमी की सैलरी जो है वो 8,000 रुपये है, और फिर मैंने आपसे कहा उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है 20% की, और आपसे पूछा गया कौन सी सैलरी निकालनी है? नई सैलरी। परसेंटेज का सब कुछ यही है बच्चे, इसको बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, ठीक है। चलो अब देखते हैं कितनी थी बच्चे सैलरी? 8,000। कितना बढ़ा? पहला तरीका क्या है बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, हम इस 8,000 का 20% निकालेंगे। सही यहां तक? ये सॉल्व होके कितना बना बताओ? 1,600 रुपये। अब ये बताइए बच्चों, क्या 1,600 रुपये आंसर है? बताइए कौन सी सैलरी आई? नई आई या बढ़ी हुई सैलरी आई बच्चे? इसे बोलते हैं इंक्रीज सैलरी, ठीक है। अब हम मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बच्चों नई सैलरी पूछूंगा तो बताओ नई सैलरी कब आएगी? बताओ जब 8,000 में हम कितना और ऐड करेंगे? 1,600। बताइए बच्चों, अगर 8,000 में मैं अगर 1,600 रुपये ऐड करूंगा तो आंसर क्या बनेगा? 9,600। सभी जान रहे हैं इस बात को, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ वालों बच्चों, और आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल, देखो आप क्या करेंगे। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि हमें नई सैलरी निकालनी है, अब ये बताओ 8,000 कौन सी सैलरी थी? पुरानी थी। प्लस इसमें हम लोग इस 8,000 का कितना परसेंट और जोड़ेंगे? 20% और जोड़ेंगे। क्लियर है? अब ये बताइए बच्चों, इसको सॉल्व करके कितना आता है? 1,600। अब देखो, अब नई चीज हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो, आपको क्या लग रहा है क्या कॉमन है? शाबाश। ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? 20/100, ठीक है बच्चों। देखो आगे बढ़ते हैं। 8,000 इंटू 100 यहां जाएगा, 100 में कितना जुड़ेगा? 20। कितना हो गया? 120/100। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्या इसको ये लिख सकते हैं 8,000 गुणा गया। अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा बच्चे? 120/100 जो है बच्चे, क्या यही 120% है? क्या कहा मैंने? 120% का मतलब परसेंटेज साइन हट के अपॉन में 100 आएगा बच्चे। यही हुई कहानी यहाँ पर। क्लियर है? अब ये बताओ 8,000 रुपये कौन सी सैलरी थी बच्चों? बताओ, पुरानी या नई? पुरानी। तो बच्चे क्या ये कह सकते हैं न्यू वैल्यू बराबर ओल्ड वैल्यू का 120%? ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर 20% के बजाय बच्चों मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं 30% होता, तो जरा बताइए बच्चों, 100 यहां जाता, 100 में 30 ऐड होके कितना आता? 130। 10% होता तो बताओ यहां पर क्या होता है? 110। 40% होता तो? हाँ बच्चों सुनो, आज के बाद बच्चों कोई भी अगर मैथ्स में कहे ना 20% बढ़ा, तो आज के बाद आप सीधा बोलोगे 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 120%। सीधे 100 में जोड़ दिया करो बच्चे। 100 में 20 जोड़ा 120। बच्चे अगर 30 होता है 100 में 30 जोड़कर 130। 40 होता है 100 में 40 जोड़कर 140। 50 होता है 100 में जोड़कर 50। तो आज के बाद रिदम क्या बनाओगे? देखो 10% बढ़ना, बताओ बच्चों 10% बढ़ने का मतलब 110% होना। 30% बढ़ने का मतलब, शाबाश, 80% बढ़ने का मतलब 180% होना। 60% बढ़ने का मतलब, तो बच्चों अगर 60% बढ़ता तो यहाँ 160 लिखते हैं ना बच्चों, हम प्रीवियस का 160 लिखते हैं।
70% बढ़ता तो अब कुछ मजेदार करते हैं, 200% बढ़ना, 200% बढ़ता तो 300। कोई भी चीज बच्चे परसेंटेज में आज के बाद अगर आप कोई बोलेगे ना बढ़ाना और घटाना है, तुरंत 100 में जोड़ दिया करो। देखो अब बताओ, 20 की जगह 30 होगा तो 100 में 100 इधर जाएगा, 100 में ही जुड़ेगा वो। 40 होगा, 100 इधर जाएगा, 40 ही होगा। आशीर्वाद कोई भी आपसे कहे बच्चे परसेंटेज में कुछ भी जोड़ेगा घटेगा तो 100 यहाँ जाएगा 120, 100 यहाँ जाएगा 130, 100 यहाँ जाएगा 160, यानी परसेंटेज में जो भी चीज बढ़ती है घटती है 100 में ऐड होती है। ठीक है, चलो 60% बढ़ना, 200% बढ़ना, 400% बढ़ना, 500 1000% बढ़ना, 1100% बढ़ना, 2000% बढ़ना, 2100% बढ़ना, 10,000% बढ़ना, हाँ 10,100, 20% कम होना, 80, 30% कम होना, 70, 40% कम होना, 60, 150% कम होना, -50, 200% कम होना, -100, X% बढ़ना, बिल्कुल डरना नहीं, 100 प्लस X। मैंने क्या कहा, किस में जोड़ना है, 100 में, बिंदास 100 में जोड़ना है। Y% बढ़ना, 100 प्लस Y% बढ़ना, A² % बढ़ना, 100 प्लस A² % बढ़ना, X³ % कम होना, 100 माइनस X³ %, 2A² % बढ़ना। हाँ बिल्कुल, ये पढ़ाई जाएंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ध्यान रखिएगा, ध्यान देना। X² % बढ़ना, X² % बढ़ने का अंदर क्या होगा बच्चे, 100 प्लस X²। तो बच्चों परसेंटेज में कोई भी चीज आज के बाद आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो याद रखिएगा बिंदास तरीके से 100 में ऐड करने की आदत डालिए। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में उसने बोला था सैलरी 20% बढ़ाओ, तो बच्चों आप क्या करोगे, पुरानी सैलरी कितनी थी, 8,000 थी, कितना % बढ़ा, 20, तो बताओ डायरेक्ट क्या लिखोगे बच्चे, 120/100। तो बताओ हमारा आंसर कितना बना, 9,600। ठीक है, और यहाँ भी कितना आया, 9,600। अब ये बताइए बच्चों, यहाँ पर इन दोनों में कौन सा तरीका बेस्ट है, बताओ 20% वाला या 120 वाला। जवाब है दोनों ही। इसमें बढ़िया क्यों लग रहा है, 120 चल रहा है, दोनों बढ़िया है। बच्चा अगर वो कहता है कितना बड़ा तो ये क्यों निकालोगे, वो निकालोगे ना बच्चे, ये चीज जानना बड़ा जरूरी। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन बढ़ी कितनी और लाइन घटी कितनी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक बड़ा मजेदार सवाल में, हर बार आता है बच्चे क्वेश्चन। वो कहेगा एक आदमी की सैलरी 50,000 रुपए थी 2023 में, फिर 2023 से जब 2024 में गया उसकी सैलरी 10% बढ़ी, ये लाइन बना। फिर 2024 से 2025 में गया उसकी सैलरी 10% कम हो गई। और आप में से बहुत बच्चे जानते हैं रेगुलर क्वेश्चन है मैथ्स का, ये पॉपुलेशन के अंदर आता है, हर जगह आता है क्वेश्चन। बताओ पहले कितना बढ़ा, 2024 से 2025 में कितना कम हुआ, 10%। अब ये बताओ अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2025 की सैलरी बताइए, बताओ उसकी सैलरी 50,000 से कम होगी, ज़्यादा होगी या 50,000 होगी, नहीं बच्चों 50,000 नहीं होगी। हाँ ये मत करना कि इन दोनों की लड़ाई हुई और एक दूसरे का खात्मा कर दिया, ऐसा नहीं होता है परसेंटेज में, ये जानना बड़ा जरूरी है। ये यही तो गलती करते हैं बच्चे, उनको लगता है 10 बढ़ा 10 कम हो गया बात बराबर हो गई, क्या ही जा रहा है इनमें, है ना। सुनो बच्चों देखो, अब देखिए कितना जबरदस्त लाइन है, सुनो ध्यान से बच्चों, है देखो। सबसे पहले बताइए सैलरी बढ़ी कितनी, बढ़ी 10%। तो बताओ बच्चों हमने दो चीजें जान ली। अब देखो अब आपको मालूम चलेगा दो चीजें, एक तो मैंने ये पढ़ा है 50,000 का 10%, 5,000, 5,000 बढ़ा दो 55,000 कर दो। और दूसरा हमने अभी भी क्या जाना बच्चे, 50,000 इंटू 10% बढ़ा ना बच्चे। बताओ 10% बढ़ने का मतलब, शाबाश, देखो ये हमको मालूम चल गया। अब ये सॉल्व करने पर ये आ गया 55,000। अभी बताओ ये 55,000 कौन सी ईयर की सैलरी है, शाबाश। अब 24 से कहाँ जाएंगे, कितना % कम होगा। अब बताओ ये 10% 50,000 में कम होगा या 55,000 में, हाँ। और बच्चों यहां से मैथ्स में एक नई चीज और आती है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव ग्रोथ, ये नई चीज आ जाती है परसेंटेज के अंदर। तो अब अगर 10% कम होगा बच्चे तो 10% 50,000 में कम होगा या 55,000 में, शाबाश बच्चे। तो क्या लिखेंगे बताओ जरा, 55,000 इंटू, बताओ 10% कम होना
90/100 बच्चे, और सॉल्व करके देखिए 0 0 9 5 45 और ये आएगा 49,500। अब आप बताओ उसकी सैलरी बढ़ी कम हुई बच्चों? ये होता परसेंटेज है ना। अब इसको लिखने का तरीका हर बार बदलता जाएगा। अब हम ऐसा नहीं करेंगे हम ये लिखते जाए, हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी जगह पर देखो, हम इसकी जगह पर ही देखो हमने ये लिखा, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 24 से 25 में जाएंगे। तो जरा बताओ क्या लिखेंगे, बताओ बच्चों जरा। 50,000 55,000 50,000 इंटू 100 10/100। अब ये बताइए बच्चों ये सैलरी कब की थी? अब 24 से कहाँ है बच्चे हम, कितना कम हुआ 10, तो बताओ क्या लिखेंगे, इनटू कितना लिखेंगे बच्चे 90/100। इस तरीके से लिखा जाता है बच्चे, समझ रहे हो? यानी हम कैलकुलेशन को बार बार, अब आप बताओ जरा बच्चे ये सॉल्व होके वही तो आए जो थोड़ी देर पहले जो 55,000 आया था, ये क्लियर है, वही लिखना है, बस हमने बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कोई भी आज के बाद बोले कि भाई चीज़ें बड़ी हैं कम हुई, तो ये लिखा जाता है। मान लो बच्चों अब जरा अब कुछ और मजेदार करते हैं इसमें आगे। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं 25 से 26 में 10% बढ़ी, तो अब क्या लिखा जाता बताओ, इनटू, भाई यहां तक तो हम पहुंच ही गए ना बच्चों यहां तक। अब बताओ 10% बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे बच्चे, 110 बाई कितना लिखेंगे 100। ये होता बच्चों 110/100। यानी इस तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जाती, ये होता बच्चों कहानी। ठीक, कोई आज के बाद आपसे ये कहेगा बच्चों कि अभी पॉपुलेशन एक्स है, ये सवाल आपने कई बार देखा होगा, जनसंख्या एक्स है, वो कह रहा है कि पहले साल में पॉपुलेशन जो है R1% बढ़ गई, कितना परसेंट, तो बताओ जरा क्या लिखेंगे, बताओ x इंटू, बिल्कुल निस्संग को बिना डरे हुए 100 में जोड़ना, बताओ क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ 100 प्लस R1% अपॉन आएगा 100 ये। फिर अगले साल में बच्चे R2% बढ़ गई, बताओ इनटू कितना बच्चे 100 प्लस R2 अपॉन 100, बस लो जी आ गया। अब बताओ पॉपुलेशन बच्चों कब की आई, 1 साल बाद की बनी या 2 साल बाद की है? इस तरीके से परसेंटेज दिखा जाता है बच्चे, है ना। बहुत बेसिक सी कहानी है, परसेंटेज बढ़ाना है परसेंटेज घटाना है, आपको ये याद रखना है। अब सुनो, जब हम परसेंटेज में बहुत अच्छे होते जाएंगे बच्चों, जब हमारी बहुत अच्छी कमांड होती जाएगी बच्चों परसेंटेज के अंदर, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से जानेंगे बच्चों। तो क्या होता है, इसी का हमारे पास एक अगला चैप्टर बनेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। देखो लाभ और हानि बच्चे, इसी का बड़ा भाई है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चे लाभ और हानि, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में से कहा जाता है बच्चों लाभ और हानि, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये होते बच्चे प्रॉफिट। अब सुनो, इतना आसान और बेसिक चैप्टर है ये, ठीक है ना। अब देखो हम परसेंटेज जान चुके हैं, तो अब हमारे लिए चीजें बड़ी आसान होंगी। अब देखो बच्चों अब बड़ा आसान है, देखो प्रॉफिट लॉस में बेसिक कुछ शब्द हैं, जैसे अगर मैं कहूँगा कॉस्ट प्राइस, बताओ क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब किसी आर्टिकल को किसी कीमत पर बेचना है खरीदना, खरीदना कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, प्रॉफिट मतलब हिंदी में लाभ। अब देखो बड़ा मजेदार, इसी पॉइंट में देखो, पिछले परसेंटेज में मैंने सैलरी 8,000 बोली थी बच्चे, वो सैलरी नहीं बोलेगा, वो कहेगा उस आदमी ने आर्टिकल खरीदा 8,000 में, लो जी बन गया प्रॉफिट लॉस चैप्टर। उसने उसे बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पे बच्चे 20 बेचा। अब ये कहेगा आर्टिकल बिका कितने का। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस एक ही चैप्टर है, ध्यान देना। अब ये हो गया 20%। अब कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो अब होता है क्या बच्चों, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, उस कीमत पर जिस कीमत पर हमने खरीदा है। सुनो ऐसा क्यों, देखिए बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक पुरानी बाइक 50,000 में बेच दी, कितने हज़ार में, और मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप कह ही नहीं सकते कितने का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूँ आपने 45,000 में खरीदा था और 50,000 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ। हाँ, तो प्रॉफिट के लिए बच्चों सीपी बेस बनता है, यानी जब मुझे पता होता है कि मैंने खर्च किया कितना, तो एक बेंचमार्क बनता है। अब आप बताइए बच्चों, आपने मान लीजिए कोई मोबाइल लिया 10,000 में, अब आप बताओ अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो 10,000 से ज़्यादा में बेचोगे, लॉस के लिए 10,000 से
हो गया। तो अब प्रॉफिट लॉस का सवाल क्या होता है बच्चों, अब देखो बड़ा सिंपल है, ये हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। पहला तरीका बच्चे, मैंने 8,000 का मैंने 20% निकाला, ये बन गया 1,600 रुपये। अब बच्चों आपको याद है पिछले क्वेश्चन में 1,600 रुपये वो सैलरी थी जो बढ़ी थी। अब बच्चे अब 1,600 रुपये बच्चों बताओ विक्रय मूल्य है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। कितने में खरीदा था? 8,000 रुपये में कितना रुपए कमाया? 1,600। बताइए बच्चों बेचा कितने में होगा? 9,600 में। लेकिन बच्चे जब हम पूरा परसेंटेज पढ़ेंगे ना बच्चों, और हमारी परसेंटेज में बहुत अच्छी कमांड होगी, जब परसेंटेज में हर चीज हम जानना शुरू करेंगे तो हम ये जानेंगे कि सर ने ये कहा था, आराम से हम लोग एसपी निकाल सकते हैं। और हमने अभी अभी थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर जान लिया कितना गेन, कितना परसेंट हो रहा है बच्चे। अब जरा बताओ 20% प्रॉफिट का मतलब आर्टिकल 20% कम में बिकेगा या 20% ज्यादा में? और हमने अभी भी क्या पढ़ा? 20% बढ़ना। हाँ 20% बढ़ना कितना? तो डायरेक्ट हम इसका कितना परसेंट निकालेंगे? 120% निकालेंगे। लो जी बच्चों, अब हमें प्रॉफिट लॉस भी आ गया। ये तो बताओ लॉस हो रहा होता तो 20% बढ़ेगा या कम होगा? बताओ 20% कम होना 80/100, 30% प्रॉफिट होना 130/100, 30% लॉस होना 70/100। ये हो गए बच्चे प्रॉफिट लॉस। इतना आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो कहने का मतलब हुआ बच्चे, यहां हमने वही चीज पढ़नी जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है, बस बढ़ाना घटाना है। ठीक है। और बच्चों अब और आगे बढ़ेंगे हम, जब हम परसेंटेज में चीजें और बेहतर कर लेंगे। सुनो, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। कितना हुआ ये? 1/, कितना? 5। और यहीं पर जन्म होता है किसका? रेशियो का। बस परसेंटेज आ गया, परसेंटेज टफ हो गया तो रेशियो बन गया। अब जैसे आप में से बहुत बच्चे 33 1/3% जानते होंगे। बताओ 33 1/3% का फ्रैक्शन 1/3, तो बच्चे 1/3 रेशियो ही तो है। अब सुनो, जैसे हम इसे पढ़ेंगे बच्चों 20% 1/5, इसको अब हम पढ़ते हैं अनुपात। और स्टूडेंट अनुपात पढ़ने का मतलब इसको लिखा जाता है 1:5। अब रेशियो बन जाता है बच्चे, है ना। तो याद रखिए सब कुछ चैप्टर ही कनेक्टेड है, ध्यान रखना। तो 20% 1/5, देखो अब रेशियो बन गया इस पूरे क्वेश्चन के लिए, है ना। तो धीरे धीरे हम चीज जब जानेंगे तो हम लोग रेशियो के बारे में भी जानेंगे। तो ये हो गया 1/5, ये बन गया। इसका मतलब 5 अगर कोई वैल्यू थी तो 5 में हम 1 बढ़ाएंगे, ये रेशियो बन जाएगा हमारे पास, है ना। ये कनेक्टेड होते हैं। अब मैं आपको बच्चे प्रॉफिट लॉस में एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं अभी, है ना, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बच्चे 80% सवाल आते हैं। ठीक है। देखो बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे कभी कहूं क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्या हुआ बच्चे? जिसमें हम आर्टिकल को क्या करते हैं? खरीदते हैं, है ना। और जब हम डीआई पढ़ेंगे ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इसको वहां नाम दिया जाता है बच्चे एक्सपेंडिचर, क्योंकि आर्टिकल को खरीदना पैसे खर्च करना हुआ, है ना, तो ये एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एसपी का मतलब बच्चे, शाबाश बहुत बढ़िया, डीआई में इसको बोलते हैं इनकम। ठीक। अब क्या होता है बच्चे, एक और शब्द मैं यहां पर जोड़ के सारा कुछ बता रहा हूं आपको। एक हमारे पास बच्चे बड़ा ही खास शब्द आएगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड एमआरपी। बच्चे बता सकते हो एमआरपी क्या हुआ? शाबाश, बिल्कुल, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में बोलते हैं बच्चों अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है। इसको पढ़ा जाता है बच्चों मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। अभी लिखना नहीं बच्चों आपको, सारी चीजें बहुत हर जगह आपको पढ़ाई जाएगी, मैं आपको आइडिया देता हूँ। मैक्सिमम, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। और बच्चे मैथ्स में इसी चीज को हम बोलते हैं एमपी, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस। और आप में से जो भी बच्चा हिंदी माध्यम में जिन्होंने पढ़ा है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे अंकित मूल्य। मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलो, मार्क प्राइस बोलो या अंकित मूल्य बोलो, एक, क्योंकि वही तो लिखा होता है उस पर। अब क्या होता है इसका मतलब देखो, अब आपने एक चीज देखोगे बच्चों, जब हम सामान खरीदने जाते होंगे, हर कोई, हमेशा हर कोई, जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी एमआरपी कितनी है। उसमें क्या लिखा होता है? एमआरपी इतने रुपए इंक्लूडिंग
ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स को मिलाकर एमआरपी इतनी है। अब क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर ये आर्टिकल ना बचे इस दुनिया में, मतलब भारत में अगर एमआरपी है, आखिरी कोने में कोई आदमी बैठा हुआ है, तो अगर उसके पास आर्टिकल चला गया तब भी उसकी कीमत किसी भी हालत में एमआरपी से ज़्यादा नहीं हो सकती। सारे टैक्सेस इसमें इंक्लूड है। पहले तो सेल टैक्स वगैरह अलग होता है, अब सबको मिला के जीएसटी बना दिया है ना, तो सारे टैक्स इसमें इंक्लूड होते हैं बच्चों, यानी इससे बढ़ाकर कोई चीज़ नहीं बेची जा सकती है। ये होता है बच्चों मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। अब वैसे थोड़ा मैं वैसा आइडिया दे रहा हूँ बच्चों, अब जब इंडिया में ना जीएसटी आया था, कई लोगों ने ना एमआरपी पर जीएसटी लेना शुरू किया कस्टमर से, तो सरकार को बोलना पड़ा भाई ऐसा है, आप इसमें जीएसटी नहीं ले सकते हो, इससे बढ़ाकर नहीं बेचा जा सकता। उस वक्त ना एक आदमी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी। उसने कहा भाई ऐसा है, जब एमआरपी से बढ़ाकर नहीं बेच सकते हो तो क्यों बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में, होटलों में 50 रुपये पानी की बोतल 200 रुपये में बेची जाती है ना। गांव में तो देखो कोल्ड ड्रिंक 10 रुपये, कोल्ड ड्रिंक 2 रुपये ठंडे करने के लिए भी ले लेते हो कई जगह, है ना। तो कहने का मतलब अगर एमआरपी में है तो एमआरपी से बढ़ाकर क्यों बेचा गया। तो अब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, अब मुझे नहीं मालूम क्या सही क्या गलत है, मैं मैथ्स के हिसाब से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था अगर कोई बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में, होटल में जाता है बच्चे, तो सिर्फ पानी की बोतल खरीदने नहीं जाता है, वहाँ बैठा हुआ है, एसी चल रहा है, पर बढ़िया सी चेयर है, उसको सर्विस मिल रही, इस वजह से उन्होंने ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। अब क्या सही क्या गलत है वो चीज़ अलग है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य तौर पर या हमेशा ही एमआरपी से बढ़ाकर कोई सामान नहीं बेच सकता, ठीक है। अब मैं आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, सब कुछ 90% क्वेश्चन तीनों से ही आते हैं। देखो क्या है इन तीनों का रिश्ता, चलो देखते हैं। मान लो बच्चों एक कंपनी है, मार्कर बना रही है, कोई आर्टिकल बना रहा है। उस कंपनी ने बच्चों मान लीजिए कोई आर्टिकल बनाया 100 रुपए में, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बनाने का खर्चा इनडायरेक्ट समझो तो सीपी है ये। मान लो कंपनी ने एक मार्कर बनाया बच्चे 100 रुपए में, मार्कर बनाया, सारे टैक्सेस में सब कुछ इसमें, उसकी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, सब कुछ खर्च करके 100 रुपये है। अब क्या होता है बच्चे, सीपी ना हमेशा हिडन प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस हिडन होता है। कभी ऐसा हुआ कि आप दुकानदार से आके पूछो बताना बता कितने का लिया, कोई नहीं पूछता है, हर कोई क्या देकर खरीदता बताओ। हाँ, सीपी हिडन प्राइस होता है बच्चे, दो ही लोग जानते, बेचने वाला और खरीदने वाला। अब कंपनी ने 100 रुपये बनाया, अब कंपनी ने उस पर टैग लगाया और टैग लगा के बच्चे एमआरपी बना दी 150 रुपये। अब 150 बनाए, 200 बनाए, 250 बनाए, कंपनी जाने हो, ठीक। अब क्या हुआ बच्चे, बनाइए 100 रुपये की, मार्क प्राइस टैग लगा दे कितना 150, अब दुनिया उसी को देखेगी। अब क्या होता है, सबसे पहले कंपनी में जाता है बच्चे सामान खरीदने, कौन, होलसेलर। अब जानते हो होलसेलर कौन हुए, बिल्कुल सही, हिंदी में बोलते हैं बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। देहरादून के अंदर भी देखा होगा आपने, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होते हैं बच्चे। अभी क्या करते हैं, इनका सामान इतनी बड़ी क्वांटिटी में होता है, ये सीधा कंपनी में चले जाते हैं या फैक्ट्री में चले गए हो। अब गया जी ये फैक्ट्री में, अब मुझे बताओ बच्चों, होलसेलर जब सामान खरीदने जाएगा तो 100 रुपये देखेगा या 150 ही देखेगा, 150 ही देखेगा। उसे क्या पता कंपनी ने कितने में बनाया है, कोई नहीं बताएगा, वो भी क्या देखेगा बताओ 150। पूरी दुनिया अब 150 देखो, कंपनी का अपना मामला है, 100 रुपये बनाई, इसको नहीं पता कंपनी ने कितना बनाया। ये गया, इसने एमआरपी देखी 150 रुपये। अब इसने कंपनी से बोला भाई ऐसा है, 150 रुपये तुमने लिखा हुआ है, अगर मैं 150 रुपये में खरीदूंगा तो आगे बेचूंगा कैसे, क्यों, क्योंकि कोई भी 150 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा। इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितनी है 150, तो 150 रुपये से ज़्यादा इसके कोई पैसे देगा ही नहीं। तो अगर मैं 150 रुपये में ले लूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा क्या, कैसे बचाऊंगा। तो पहली बार एक शब्द का इजाद होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब वो ये कहेगा कि मुझे चाहिए डिस्काउंट, क्लियर। अब आप बताओ, कंपनी उसे डिस्काउंट 100 पे देगा या 150 पे देगा। हाँ बच्चों, अगर इस पे डिस्काउंट देना शुरू कर दिया ना, कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी,
100 रुपये क्या है कंपनी का खर्चा है। कंपनी ने टैग लगाया कितने का 150 का। कंपनी को प्रॉफिट भी कमाना है, अपने कस्टमर भी बनाने हैं, लोग भी जोड़ने हैं उसे। अब इस होलसेलर को कंपनी ने बढ़िया डिस्काउंट दिया, कहा भाई ठीक है ऐसा है तुम सामान आगे बेचो। ऐसा करते हैं, कंपनी ने इसको सामान बेच दिया 120 रुपये में। अब ये बताओ 120 रुपये इस होलसेलर के लिए क्या है बच्चों, कॉस्ट प्राइस। इसके लिए क्या है, इनके लिए क्या है बच्चे, सेलिंग प्राइस है। कंपनी ने अपने पैसे कमा लिए, कितने रुपए कमाए कंपनी ने 20 रुपये, और होलसेलर भी खुश होकर चला गया। बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, बताओ 30 रुपये का। तो आज की बात याद रखना आपने, प्रॉफिट या लॉस सिर्फ किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पर। और बच्चे डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, मार्क प्राइस पर। देखो कितना था मार्क प्राइस 150 रुपये, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 30 रुपये का, कितने में बेचा 120 में। कंपनी ने अपने कितने रुपए कमा लिए 20 रुपये। कंपनी का सारा खर्चा था 100 रुपये का, दैट इज कॉल्ड सीपी। कंपनी ने अपने 20 रुपये कमा लिए और कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया 30 रुपये का। ठीक है, अब सुनो, अब ये बताओ बच्चों, होलसेलर ने 120 में खरीदा, ये दो लोग जानते हैं केवल, बताइए कौन कौन, कंपनी वाले और होलसेलर। अब सामान आया इसके बाद बच्चे, अब बताओ अभी भी एमआरपी कितना है, बताओ 150 रुपये। ठीक है मैम, अब सुनो, इस होलसेलर के पास आर्टिकल खरीदने जाएंगे हमारे मोहल्ले के दुकानदार, क्या बोलते हैं इनको, रिटेलर, और इनको हिंदी में बोलते हैं फुटकर विक्रेता, रिटेलर होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये इतनी सामान नहीं खरीदते हैं, सीधा कंपनी में चले जाएं, तो क्या करते हैं, हमारे मोहल्ले में जो दुकानदार होते हैं बच्चों, ये होलसेलर से सामान खरीदते हैं। मान लीजिए दो बोरी चावल की ले ली, आटा ले लिया उन्होंने, 10 पैकेट ले लिया। अब ये गए रिटेलर। अब सुनो, अब रिटेलर जब होलसेलर में जाएगा बच्चे, तो ये रिटेलर भी कितना रुपए देखेगा, बोलो 150 देखेगा। देखिए 150। अब ये इससे कहेगा भाई ऐसा है, मुझे भी कमाना है, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे भी चाहिए डिस्काउंट। अब बताओ होलसेलर अभी भी डिस्काउंट किस पे देगा, सुनो, लेकिन बच्चे डिस्काउंट इस तरीके से देगा कि डिस्काउंट भी दे दे और प्रॉफिट भी हो जाए। इसने बेचा इससे 135 रुपये में। ठीक, अब आप बताओ इसने कितना कमा लिया, 15 रुपये कमा लिया। 15 रुपये, कितने का डिस्काउंट दिया है, 15 रुपये का डिस्काउंट। बच्चे किसको कहाँ पता होता है कि रियल में खरीदा कितने का, आप कॉपी में 100 रुपये लिखा हुआ देखते हैं, वो हो सकता है 10 रुपये का लिया हो, कौन जाना 20 रुपये का लिया हो, एमआरपी तो लिख दिया उसमें कुछ भी। अब बच्चों अभी भी मार्क प्राइस है 150 रुपये। अब सुनो बच्चों, अब हम जाते हैं खरीदने के लिए, अब हम गए रिटेलर में, और बच्चे जब हम रिटेलर में जाते हैं, कस्टमर रिटेलर में जाता है, अब क्या होता है बच्चों, हमें क्वांटिटी चाहिए होती छोटी सी, एक चाय पत्ती का पैकेट ले लिया, 2-4 साबुन ले लिए, भाई ये कहानी है। अब ये बताओ, जब हम एज ए कस्टमर जब हम रिटेलर में जाएंगे बच्चे सामान खरीदने, तो जरा मेरे एक बात का जवाब दो। अब आप बताओ हम क्या देकर खरीदते हैं, बताओ हमें क्या ये पता है उसने कितने में लिया है, क्या देते बताओ। अब क्या होता है बच्चों, हमें खरीदना है एक आर्टिकल, तो डिस्काउंट मांगने में शर्म भी लगती है, ज़्यादा खरीद लिए तो डिस्काउंट मांगना हमें फिर हक लगता है अपना। अब ये बताओ, अब हमने इससे अगर खरीदा और हमने डिस्काउंट मांगा, तो जरा बताओ, अब रिटेलर ने बोला कोई डिस्काउंट नहीं है, तो बताओ हमारी मजबूरी क्या है। अब बताओ बच्चे कितने में खरीदेंगे, बताओ 150 में, लेकिन 150 से ज़्यादा नहीं देंगे। अब बताओ इसने कितना कमा लिया आपने 15 रुपये, लेकिन मान लो दुकानदार भी जान पहचान का निकला और हमें डिस्काउंट दे दिया और हमने खरीदा 145 में। अब आप बताओ दुकानदार ने कितने रुपए कमाए, 10 रुपये कमा लिए और डिस्काउंट कितने का दिया, 5। ऐसे ही पूरी चीज़ें चलती हैं बच्चों, ये कहानी होती है। पहले, अब तो नहीं होता, पहले तो ऐसा भी होता था, कई लोग क्या करते थे, उस एमआरपी के ऊपर अपना टैग लगाते थे, जबरदस्त वाले स्टिकर देखो आपने, उस स्टिकर को हटा दिया ना तो वो 150 भी नहीं दिखता था वो, और उसके बाद लगा दिया 180 रुपये, और बेचते वक्त अकड़ इतनी, कोई डिस्काउंट नहीं। अब जरा बताओ खरीदा कितने में उसने और एमआरपी बनाई कितनी, अब तो बताओ प्रॉफिट बढ़ नहीं गया बच्चों यहाँ। ये है बच्चों कहानी, तो प्रॉफिट या लॉस सीपी पर, डिस्काउंट एमआरपी पर। अब एक नई चीज़ सुनो बच्चों, आजकल नए सवाल भी आ रहे हैं। अब ये तो ये बात बच्चे जो हमारे चलता है, ऐसे दुकानदारी चलती है, बिजनेस चलता है। अब आपने पिछले 3 या 4 सालों में एक चीज़ देखी होगी, कई तरह के एप्लीकेशन है, कई तरह के
वो आ गए जैसे ऑनलाइन सामान देने वाले, जैसे ब्लिंकिट हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, देखते होंगे आप लोग। अब लोग क्या क्लेम करते हैं, वो क्लेम ये करते हैं कि उस सामान को डिस्काउंट के साथ दे बेच रहे हैं। क्लेम ये तो करते हैं उनके यहाँ सामान थोड़ा सा सस्ता है। अब है नहीं, वो बात अलग है। अब क्यों क्लेम करते हैं बच्चों, देखो वो क्या करते हैं, उन्होंने कंपनी से सामान खरीदा और अपने स्टोर में रख दिया, जगह जगह उनके स्टोर बनाए हुए हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टोर से सामान मंगाते हैं। अब आप बताइए बच्चों, यहाँ इसने भी पैसा कमाना है, इसने भी पैसा कमाना है, इसने भी पैसा कमाना है, तब हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, पैसा यहाँ आया, सामान आया उनके स्टोर में, उनके स्टोर से हमने ऑनलाइन मंगा दिया सामान यहाँ पर। अब क्या होता, तो क्या होता बच्चे, जब हमारे पास सामान आता है ना, थोड़ा सा सस्ता हो जाता है फिर वो। हालांकि डिलीवरी चार्जेस जो भी है वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा वो क्लेम करते हैं सामान थोड़ा सस्ता हो गया। तो ये है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी। तो जरा बताओ प्रॉफिट या लॉस किस पर कैलकुलेट होगा, शाबाश। और डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है, क्लियर है। डिस्काउंट का मतलब नुकसान नहीं है बच्चे, डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क प्राइस से कम करके बेचना, ठीक है। अब एक सवाल पूछता हूं, और ये सवाल हर जगह आता है बच्चों, एसएससी और बैंकिंग में। सुनो, मान लो एक आदमी ने आर्टिकल खरीदा 500 रुपए में, कितने में, और इससे क्या होगा, आपका स्किल्स मजबूत होती है। मैं ऐसे ही करवाता हूँ मैथ्स में परसेंटेज। टैग लगा दिया 800 रुपए का, कितने का खरीदा है 500 में, मार्क प्राइस कितने बना दी 800। कस्टमर आया, कस्टमर को उसने 10% का डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का बच्चे, अब 500 में देगा या 800 में, शाबाश। 800 रुपए का 10% निकालोगे 80 रुपए, तो बताओ 800 रुपए से 80 रुपए कम होके जाएगा या बढ़कर, कम होके, शाबाश। 800 से 80 रुपए कम करो, 720। अब बेचा 720 में, खरीदा कितने में था, हाँ। अब बच्चों जब प्रॉफिट देखेगा तो 800 देखेगा या 500 देखेगा, गुड। तो वो क्या कहेगा, खरीदा 500 में, खरीदा कितने में, बेचा कितने में, हाँ। कितने की कमाई हुई बच्चे, गुड। और 220 रुपए की कमाई बच्चे 800 पे हुई या 500 पे, हाँ। तो 220 अपॉन 500 इंटू 100, तब वो कहेगा मुझे 44% का गेन हुआ है। समझे, बेसिक से लाइन है, कॉस्ट प्राइस देन मार्क प्राइस और देन सेलिंग प्राइस, है ना। बाकी चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हर जगह, बैंकिंग में भी उतना स्ट्रांग आता है, एसएससी में भी उतना स्ट्रांग आता है। अगला चैप्टर लिखिए बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरा एक मनपसंद चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक। लिखो हिंदी में अनुपात समानुपात, जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं बच्चों अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चे अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, है ना बच्चों। यही अनुपात है जो आपको बताया 1/5 है, 1:5 है ना, ये रेशियो है। इसमें बेसिक चीज़ें होती है, लेकिन बच्चों अर्थमेटिक का सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक है रेशियो। देखो बच्चे, अगर कोई कहेगा 20%, तो बताओ 20% बाय 100 कितना हुआ, 1/5। लेकिन बच्चे जब हम बहुत टफ परसेंटेज में आएंगे, अभी मैं उसको जानबूझ के डिस्कस नहीं कर, 33 1/3, बच्चे हम डायरेक्ट इसको क्या लिखते हैं 1/3, और इसी को हम लोग 1 क्या पढ़ते हैं 3 पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर ना बच्चे ये अर्थमेटिक के 4 पिलर हैं, 4 मजबूत स्तंभ, एवरेज, दूसरा परसेंटेज, तीसरा रेशियो, और चौथा है बच्चे एलिगेशन। 4 पिलर है बच्चों ये। परसेंटेज बढ़िया होगा तो प्रॉफिट लॉस खुद ही बढ़िया हो जाएगा आप लोगों का। ये 4 ऐसे पिलर है जो अर्थमेटिक को मजबूत करने के हमेशा काम आएंगे बच्चों, है ना। तो पहला औसत हो गया, परसेंटेज हो गया, हमारे पास रेशियो हो गया, एलिगेशन हो गया। तो उसमें ये चैप्टर है बच्चों हमारे पास अनुपात और समानुपात, ठीक है। ये बच्चों फेस 1, ये सबको पढ़ना है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंडिया के अंदर बच्चों, याद रखना 12th में नहीं, एनडीए आईआईटी वगैरह नहीं, उनके अलावा कोई भी एग्जाम हो हर जगह आपको पढ़ने पड़ेंगे बच्चे, है ना। इसी के बाद बच्चों रेशियो का एक बहुत बढ़िया चैप्टर हम पढ़ेंगे, लिखिएगा पार्टनरशिप, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चे साझेदारी। हिंदी में से कहा जाता है बच्चे साझेदारी। पार्टनरशिप को हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप को हिंदी में पढ़ा जाता है बच्चे साझेदारी, ठीक है। रेशियो का ही कनेक्टेड चैप्टर है, वो कहेगा ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, इतने टाइम के बाद उसने बिजनेस को छोड़ दिया, तो ये टॉपिक है हमारे पास साझेदारी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आएगा बच्चे टाइम एंड वर्क, जिसको हम बोलते हैं कार्य और समय। ठीक है, इसके अंदर बच्चे आपको 3 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। एक टाइम एंड वर्क है, एक बच्चे चेन रूल है, और एक है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, है ना। 3 चैप्टर मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा, तीनों अलग अलग पढ़ाए जाएंगे बच्चे ना। टाइम एंड वर्क हमारे पास है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बच्चे चेन रूल, और तीसरा बच्चे पाइप एंड सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पाइप और टंकी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाइप और टंकी। बहुत आसान बच्चों, अर्थमेटिक का सबसे आसान टॉपिक है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है, आप लोग अगर जानोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे इस पूरी लाइन के अंदर। ठीक है, पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा, देन आपको ये पढ़ाया जाएगा, फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है। देखो बच्चों, सिलेबस मालूम क्यों जरूरी है, मैं सबसे पहले क्यों लिखवाता हूँ। अभी हमने कोई अभी डिस्कशन भी नहीं किया। बच्चों, जब सिलेबस आपके पास होता है ना, तो आपको ये पता होता है कि इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, आप मेंटली तैयार होते हो। फिर सिलेबस होने से आपको यही फायदा होता है कि ये चैप्टर हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, आप पूछ सकते हो। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है हर किसी को। अब जैसे चेन रूल क्या है बच्चों, जैसे एक छोटा सवाल है, क्वेश्चन ऐसा आता है, 12 आदमी किसी काम को 60 दिन में करेंगे, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यही होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये जनरली बहुत बड़े बड़े सवाल बनते हैं बच्चे, बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं। बताओ बच्चा, अगर मैं आपसे कहूँ 12 आदमी काम को 60 दिन में करेंगे, तो बताओ 15 आदमी कितने में करेंगे। देखो अब कितना आसान है, देखिए सही कह रहे बच्चे, कितना 48। चल देखो अब सुनिए, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे 10 आदमी काम को 20 दिन में करते हैं, कितने दिन में। बताओ एक आदमी काम को कितने दिन में करेगा। ऐसी क्या ताकत आ गई उसके अंदर। आप मुझे बताओ, 10 को तो लग गए, 20 दिन के तो पसीने आ गए। एक आया कहीं से महामानव और उसने 2 दिन में निपटा दिया। क्या ये बात सही है। हाँ, अब देखो आप बताओ 20 दिन कितनों को लगे। तो बताओ एक आदमी को 20 से कम लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। सोचो, लगा दिया। मकान का काम टाइम पर नहीं हो रहा है, तो ठेकेदार लोगों को हटाता है और आदमी लाता है। हाँ, तो जरा बताओ 10 आदमी को कितने दिन लगे। बताओ एक को 2 दिन लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। बच्चों, अगर ऐसा हो रहा होता ना कि 10 को 20 दिन लगे और एक को 2 दिन लगते, तो थोड़ी देर में आदमी हटा दो, काम तो और जल्दी हो जाएगा फिर तो, है ना। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, 10 को 20 दिन लगेंगे और एक को इतने दिन लग गए। ऐसा है तो मतलब बड़ा बिल्डिंग बनाओ और एक ही आदमी लगाओ, जल्दी हो जाएगा काम। ऐसा तो नहीं होगा। अब सुनो, अगर एक को अगर 2 दिन नहीं लगते, मान लो अगर मैं कहता हूँ 25 को कितने लगेंगे। अब ये थोड़ी कि एक को 2 दिन लगे, 25 आदमी बैठे हुए हैं, 50 दिन लगा दिए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, पहली चीज। अब सुनो, इसी का एक और मजेदार पॉइंट, 10 किलो 20 रुपए का। अब बताओ 1 किलो, अब डर गया, अब 2 रुपए का ही होगा ना, इसमें सामान तो खरीदते होंगे ना। 10 किलो 20 रुपए का, तो अब बताओ 1 किलो कितने का। कौन नहीं जान रहा है, सभी ऐसे खरीद रहे, लेकिन अब हम डर गए। अब बताओ अगर 1 किलो 2 रुपए का, तो जरा बताओ 25 कीजिए, 50 का। सिंपल है। ये तो वो चीजें बच्चों जो आप में से हर बच्चा डेली सब्जी खरीदने जा रहे हैं। 10 किलो 20 रुपए का हुआ, तो बताओ 1 किलो कितने का हुआ, 2 रुपए का। अब सुनो, वहां 1 किलो 2 रुपए का हुआ, लेकिन यहां पर एक आदमी 2 दिन में नहीं कर रहा है। अब क्यों कर रहा है बच्चों ऐसा, देखो पूरे अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, सुनो। गणित की भाषा में ना बच्चे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते बच्चों इसके अनुक्रमानुपात, और इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स। और हिंदी में क्या पढ़ते हैं बच्चे, व्यतक्रमानुपात। अभी लिखना नहीं है, अभी कुछ अभी सुनना है। क्या होता है बच्चे डायरेक्ट और क्या होता है इनवर्स, सुनिएगा है। जब एक वैल्यू बढ़ती है ना बच्चे, जब उसके साथ साथ दूसरा मान भी बढ़े, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर एक वैल्यू बढ़ी और उसके कंपैरिजन में दूसरी वैल्यू कम हो, उसे बोलते हैं व्यतक्रमानुपात। अब देखो कैसे होता है इन्वर्स, देखो आप ये बताओ बच्चों, डायरेक्ट क्या हुआ, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे, उतने ज्यादा एग्जाम में निकलने के चांस आपके। हाँ, इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब सुनो इनवर्स,
जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने कम समय में आप एग्ज़ाम निकालोगे। इसे बोलते हैं इन्वर्स, यानी मेहनत ज़्यादा तो एग्ज़ाम निकालने में समय कम। ये होता है इन्वर्स बच्चे। आपके हिसाब से समझाता हूँ, बताओ जरा स्पीड और टाइम एक दूसरे के, बताओ बच्चों, गति और समय एक दूसरे के, बिल्कुल सही। अगर बाइक की स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम, बिल्कुल सही। स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे बोलते हैं इन्वर्स बच्चे, है ना। तो उसी तरीके से बच्चे होता क्या है, मैन और डेज हमेशा एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं बच्चे। क्या होते हैं? इन्वर्स। अब बताओ, आदमी बढ़ाओगे तो दिन कम लगेंगे, आदमी कम करोगे तो दिन, ये होता बच्चे। इस वजह से यहाँ ऐसा नहीं होता बच्चे। अब यहाँ ऐसा नहीं होता तो यहाँ क्या होता, देखिए जब चीजें इन्वर्स चलती है बच्चे, देखो आप बताओ 10 किलो अगर 20 का है, बताओ बच्चों 1 किलो, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ ना, डायरेक्ट इनवर्स। 10 किलो अगर 20 का है, 10 आदमी अगर 20 दिन में काम करते हैं तो ये इनवर्स हुआ ना। अब यहाँ पर एक आदमी भाग नहीं देते बच्चों, यहाँ गुणा करते हैं। बताओ 20 × 10 कितना, 200 दिनों में काम करेगा एक आदमी। वहाँ डिवाइड हुआ तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और बच्चों इसी को मैथ्स में आगे जाने पर चेन रूल कहा जाता है, समझ रहे। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना जरूरी है। वो होता है बच्चे डायरेक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। ये होता है इनवर्स, ठीक है। ये है बच्चे टाइम एंड वर्क का चैप्टर। सभी बच्चों ने लिख दिया। चलिए अगला चैप्टर आता है बच्चे हमारे पास, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं समय और दूरी। टाइम एंड डिस्टेंस जिसको हम पढ़ते हैं बच्चे समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। बच्चों इसके अंदर मैं आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चे। 3 चैप्टर हमने पढ़ने हैं। एक तो टाइम एंड डिस्टेंस है बच्चों, अगला लिखा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ट्रेन से संबंधित प्रश्न। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ट्रेन से संबंधित प्रश्न। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ट्रेन से संबंधित प्रश्न। अगला बच्चे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, नाव और धारा। अगला लिखिएगा बच्चे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, नाव और धारा। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, नाव तथा धारा, ठीक है। और लास्ट है बच्चों हमारे पास रेस एंड गेम। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, लास्ट में बहुत बढ़िया चैप्टर है। रेस एंड गेम, खेल तथा दौड़। रेस एंड गेम, खेल तथा दौड़, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, और लास्ट है बच्चों रेस एंड गेम, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर है ट्रेन से संबंधित प्रश्न, नाव और धाराएं, और रेस एंड गेम का मतलब होता है खेल और दौड़। ये बेसिक है बच्चों, गति इतनी हो गई, इतने देर में पहुंचा, स्पीड इतनी हो गई, इतनी जल्दी पहुंचा, ये बेसिक लाइन है हमारे पास, ठीक। अगला बड़ा मनपसंद चैप्टर बच्चों जो सबसे चैलेंजिंग है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। एसआई और सीआई बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ना। बिल्कुल परसेंटेज की तरह ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है ना। परसेंटेज जैसा हम लोग पढ़ते हैं वैसे हम लोग एसआई और सीआई भी पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बच्चों यहाँ तक ये मान के चलेगा हर बच्चे को जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। मतलब ये मान के चलो यहाँ से एक चैप्टर मिस नहीं होगा, एक चैप्टर भी नहीं। इसके बाद बच्चे मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद कराऊंगा बच्चे, वो है बच्चों हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन। अगला चैप्टर लिखिएगा बच्चों डेटा इंटरप्रिटेशन। बैंकिंग के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसके बिना बैंक का एग्जाम नहीं निकलता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों आंकड़ों की व्याख्या। मैंने चैप्टर आगे पीछे मैं इसको बढ़ाऊंगा पहले, ठीक है। भले 14th नंबर पे कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखना आंकड़ों की व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसको डीआई कहा जाता है बच्चों। और बैंकिंग के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंक के एग्जाम के लिए स्टूडेंट, ये मान के चलेगा ये बहुत ढंग से पढ़ना है बच्चों, और उस लेवल का हमने पढ़ना है जो SBI PO मेंस हो गया, कैट हो गया, उस लेवल का पढ़ना है, ठीक है।
अब क्या होता है बच्चों, अब देखो, आप यहां से एक चीज का ध्यान देना, बैंकिंग में तो सब कुछ यही है बच्चे, लेकिन जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एसएससी में भी डीआई आता है, लेकिन उस लेवल का नहीं आता है, आसान आता है बच्चे। सीडीएस में भी आएगा तो भी बहुत आसान सा एक क्वेश्चन आएगा, है ना। अब इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ने हैं बच्चों, लिखो चैप्टर, लिखो पहला लाइन ग्राफ, इसको इंग्लिश में लिखना बच्चों, है लाइन ग्राफ, इसको हम कहते हैं बच्चे लाइन ग्राफ, इसको हम बोलते हैं बच्चे लाइन ग्राफ, ठीक है। मैं आपको बताता जाऊंगा, वैसे मैंने साइन, वहाँ साइन देखो इसके आगे लगे हुए हैं बच्चे, डीआई देखो जब ऐसा बनता है तो ये लाइन ग्राफ है ना। जैसे आईपीएल में नहीं होता, मैच खेलते वक्त दूसरी टीम खेल रही होती है और उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो एक तरह का लाइन ग्राफ है वो, ये होता है बच्चे लाइन ग्राफ, है ना। इसको हम पढ़ते हैं बच्चे लाइन ग्राफ, ये होता है लाइन ग्राफ। दूसरा बच्चे पाई चार्ट, ये एसएससी में बहुत आता है, बैंकिंग में तो खैर आएगा ही, है ना। दूसरा बच्चों हमारे पास पाई चार्ट, अगर डीआई बच्चे सर्कल में हो इसे पाई चार्ट कहा जाता है, अगर डीआई सर्कल में हो बच्चों तो इसे हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। अगर डीआई को सर्कल में बनाया गया है बच्चे, ये पाई चार्ट है। तीसरा बच्चे हमारे पास टेबुलर ग्राफ, देखो इसमें क्या होता है बच्चे, देखना इसमें बॉक्स बने होते हैं, ये होता है बच्चों टेबुलर ग्राफ, एक टेबल बनी होती है ना, टेबल के अंदर चीजें होती हैं, इसको हम लोग टेबुलर ग्राफ कहते हैं, ये बच्चों टेबुलर ग्राफ। चौथा बच्चे बार ग्राफ, फोर्थ है बच्चों हमारे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ में चीजें ऐसी आती हैं बच्चों, देखो कई बार देख, इनको कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं बच्चों, देखो ये ऐसे लाइन बनी होती है, ये होते हैं बार ग्राफ, इसे कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं, ये होते हैं बार ग्राफ, ठीक है। और लास्ट है बच्चों इंफॉर्मेशन बेस्ड दिया, इसमें ना इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये तो हर जगह आता है बच्चों एसएससी में। इसमें क्या होता है, वो कहेगा एक स्कूल में 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चों में 40% बॉयज़ हैं, रिमेनिंग गर्ल्स हैं, उनमें से इतने % बच्चों को मैथ्स पसंद है, इतनों को फिजिक्स पसंद है, वो आता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डीआई के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जरूरी है, अर्थमेटिक के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी आता है लेकिन टफ नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। अगला चैप्टर बच्चे मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो है, लिखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कर्मचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों ये बैंकिंग में तो आता ही है, अब तो एसएससी के सिलेबस में भी है ये, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कर्मचय संचय, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। अरेंजमेंट जैसा आप लोग बैठे हुए ये वही है, और क्या है ना, चीज़ों को अरेंज करना है दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन, और सेलेक्ट करना है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, कर्मचय और संचय, ठीक है। अब में से जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे 11th 12th में भी है ये, है ना, वही चीज़ें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, कर्मचय तथा संचय, ठीक है। अगला लिखो बच्चों प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। बच्चों सीजल मेंस के अंदर यहीं से आ रहा है सवाल, जो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है ये प्रायिकता, जिसको हम प्रायिकता पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास अगला चैप्टर है जिसको हम लोग प्रायिकता पढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों अब आइए अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक में, जिसने पिछले 2 या 3 ईयर में सीजल के अंदर लगातार आ रहा है। सीजल मेंस हो गया, प्री हो गया बच्चे, चाहे फेज 13 का एग्जाम हो, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, ये बैंकिंग में नहीं आता बच्चों, ये है ना, सीडीएस में आता है और एसएससी में आता है, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी, ठीक है। हर जगह कोई स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चे, वहाँ भी आता है ये स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं, है ना। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सब कुछ हम लोगों ने, वेरिएंस, सब कुछ यहीं पढ़ना हम लोगों ने, मानक विचलन, माध्यिका, सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों स्टैटिस्टिक्स, ये लाइन हमारे पास सांख्यिकी है, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, सांख्यिकी ये हमारे पास अगला टॉपिक है, ठीक है। अब आइए बच्चे, अब इसके बाद बच्चे सुनो, एक पुल है, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स को जोड़ता है। क्या है चैप्टर का नाम? नंबर सिस्टम। पूरे मैथ्स का सबसे दमदार टॉपिक। देखो संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति भी कहा जाता है बच्चों इसको, और इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम ना बच्चों। मतलब ये ऐसा टॉपिक है बच्चों, इसको सच में आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ये पढ़ाने में भी उतना ही जमदार है जितना पढ़ने में। देखो पहले क्या होता था बच्चे, पहले बहुत बेसिक सवाल आते थे। देखो वो कहता था भाई 21 के बाद 43 का इकाई अंक निकालो,
और बच्चों सुनो, कोई सी सेट के लिए बारे में, CDS के सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं CDS वगैरह में क्वेश्चन। वो कहेगा 21 की पावर 43 का इकाई अंक निकालो। अब कुछ तो ऐसे भी सवाल बन गए, 21 की बार 43 नहीं बोलेगा, यूनिट डिजिट छोड़ो, लास्ट 2 डिजिट बोलेगा, ये सवाल आने लग गए। अब क्वेश्चन ये भी हो गए, फैक्टोरियल 43 की पावर फैक्टोरियल 21 टू दी पावर फैक्टोरियल 20। वो आपसे कहेगा कि इसकी 10th डिजिट क्या होगी राइट साइड से, ये पूछ लेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है बच्चों। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ बच्चों, इस चैप्टर का। देखो पजल है नंबर सिस्टम की, मैथ्स की। देखो बहुत बेसिक। देखो ऐसा करिए, आप अपने मन के अंदर कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो। ऐसा सुना होगा आपने कई जगह, ये नंबर सिस्टम का ही पजल होते हैं। कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो। 2 डिजिट समझते हो बच्चों, जैसे 12 भी ले लिया, 37 ले लिया, यही होता है। चलिए, अब जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं हर एक के मन की बात अलग अलग है। ले लिया सभी ने 2 डिजिट, कुछ भी लेना आपको, है ना। अब ऐसा करो बच्चों, उस 2 डिजिट नंबर को, दोनों अंकों को जोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 23 लिखा है तो जोड़ना 3 और 2 कितना, 5। अब आप 23 मत लेना, कुछ और ले लेना ना, अगर तुमने 23 लिया हो। आपने 2 डिजिट का नंबर लिया, दोनों अंकों को जोड़ दिया, आपने जोड़ दिया। अब क्या करो, जो ये नंबर है उससे जो जोड़ के आए उसको घटा दो। जैसे आपने 36 लिया होगा तो 36 में बताओ 6 और 3 9, 9 घटा देना है। आपने अगर 42 लिया है तो 42 में बताओ 4 और 2 6 घटा देना आपको, ठीक है। अब आपने एक 2 अंकों की संख्या ली, दोनों अंकों को जोड़ा आपने, फिर उस नंबर में से उस डिजिट को माइनस किया, ठीक। क्या सभी बच्चों ने ऐसा कर लिया? सुनो, अब देखो बच्चों, या तो आंसर में 2 अंक आ रहे होंगे या आंसर में 1 ही आ रहा होगा, यही हो रहा होगा। अब सुनो, अब मान लीजिए जिनके आंसर में सिंगल डिजिट आई है बच्चे, वो 9 ही आ रही होगी, कुछ और तो नहीं आ रहा होगा ना। अगर आपके आंसर में सिंगल डिजिट आएगी तो 9 ही आ रहा होगा, ये क्लियर है। ध्यान देना, अगर 2 डिजिट भी आ रही होगी बच्चों, देखो 2 डिजिट में आ रहा होगा तो एक 0 आएगा तो एक 9 ही आ रहा होगा। अब सुनो, जिनका बच्चे डबल डिजिट में आंसर आया, ध्यान देना, अब सुनो कहानी, जिनके दोनों में से अगर एक डिजिट 1 है, कोई भी 1 है, तो देखना दूसरी वाली 8 आ रही होगी। अगर दोनों में से कोई भी अंक किसी का अगर 2 आ रहा है, बताओ दूसरी डिजिट 7 आ रही होगी। अगर किसी में से किसी का एक डिजिट अगर 3 आ रहा है तो बताओ दूसरी डिजिट 6 आ रही होगी, क्लियर है। अगर किसी का एक अंक 4 आ रहा होगा तो बताओ दूसरा 5 ही आ रहा होगा ना। बच्चों है कुछ नहीं, लॉजिक ये होता है कि जोड़ के 9 आना चाहिए। जोड़ के कितना आना चाहिए? 9। यही तो नंबर सिस्टम हुआ बच्चे। यानी इस तरह की चीजें जहां पर बनती है मैथ्स के रूप में, ये सब कुछ कहानी नंबर सिस्टम की है। इसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। यह है बच्चों नंबर सिस्टम, समझ रहे हो। चलिए, इसके बाद बच्चे मैं आप लोगों का एक बेसिक चैप्टर और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों, HCF एंड LCM, ठीक है। HCF एंड LCM, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा बच्चे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और दूसरा बच्चे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है बच्चों। ये ऐसे है, लेकिन बच्चों आसान है, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत जगह एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नई दुनिया में हम कदम रखेंगे, ज्योमेट्री। बस अब जो एसएससी और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अब यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। बैंकिंग का भी एक चैप्टर बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों एसएससी और बैंकिंग की, तो उसका सबसे बड़ा जो दरिया है ना, वो यही है, ज्योमेट्री। मतलब जिसमें बच्चों को डर लगता है, जबकि है कुछ नहीं बच्चों, है ना। हिंदी में इसे पढ़ते हैं बच्चों हम लोग ज्यामिति, ठीक है। इसके अंदर बच्चे आप लोगों को चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, लिखना लाइन एंड एंगल। पहला लिखना बच्चों लाइन एंड एंगल, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं रेखा और कोण, ठीक है। पहला चैप्टर हमारे पास है बच्चों लाइन एंड एंगल, इसको हिंदी में पढ़ा जाता है बच्चों रेखा तथा कोण। चैप्टर 1 लाइन एंड एंगल को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों रेखा तथा कोण। दूसरा लिखना बच्चे ट्राइंगल, हिंदी में से कहा जाता है त्रिभुज। दूसरा चैप्टर लिखना बच्चे ट्राइंगल, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। इनको बोल देना बच्चों को नीचे बैठा
दूसरा बच्चे ट्राइंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा चैप्टर हमारे पास ट्राइंगल, जिसे त्रिभुज कहा जाता है। तीसरा बच्चे क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में हम इसे पढ़ते हैं बच्चे चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में हम इसे पढ़ेंगे बच्चे चतुर्भुज। हिंदी में इसे चतुर्भुज पढ़ा जाता है, क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, अगला बच्चे पॉलीगन, इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में बच्चे बहुभुज। पॉलीगन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बच्चे बहुभुज। ठीक है, बताओ बच्चे किसे कहा जाएगा पॉलीगन? कितने साइडें होंगी? नहीं बच्चे, पॉलीगन यहीं से स्टार्ट होते हैं। पॉलीगन की परिभाषा होती है बच्चों, भुजाओं की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो, ये पॉलीगन होते हैं बच्चे, है ना। वो डायग्राम बनाया गया ऐसा, वरना सारे पॉलीगन हैं। अगला है सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक है, सर्कल जिसको हम पढ़ते हैं बच्चों वृत्त। ठीक है, अगला हमारे पास सर्कल है, जिसको वृत्त पढ़ा जाता है। और बच्चों हम लास्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट पढ़ेंगे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या कहा जाएगा हिंदी में? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, यह है बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त लाइन है, सुनो है बच्चों। कहाँ से हम शुरू करते हैं? देखो, बताओ बच्चों ये क्या है? पॉइंट। शुरू होगा बिंदु से, पॉइंट से क्या बनी? लाइन। लाइन से क्या बनेगा? एंगल। एक लाइन और बढ़कर क्या बना? ट्राइंगल। एक और बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। एक लाइन और बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? पेंटागन। बच्चों ये सारे पॉलीगन ही होते हैं, पंचभुज बोलते हैं। एक लाइन और बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा बच्चे? हेक्सागन। एक लाइन और बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? हेप्टागन। एक लाइन और बढ़ाएंगे तो ऑक्टागन। और जब लाइन इनफाइनाइट हो जाएंगी तो क्या बनेगा? सर्कल। और जब इसी को एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतनी सी कहानी है ना। इन सारी चीज़ों को बच्चों जब हम भुज और कोटि में पढ़ेंगे तो ये फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाता है। समझे? बहुत आसान है बच्चों। आपको अगर ज्योमेट्री के अंदर जो भी डर है वो डर सारा खत्म हो जाएगा। बहुत बेसिक सा चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों मेंसुरेशन, जिसको हम पढ़ते हैं क्षेत्रमिति। बहुत डिमांडिंग चैप्टर है बच्चों, बैंकिंग में भी आता है। मतलब इस बार ना बच्चों, अब क्योंकि हम तो बिल्कुल नए नए क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, 2025 के अंदर बच्चों इन्हीं से सीजल 2025 के अंदर 145 क्वेश्चन आए हैं। CHSL के अंदर 73 क्वेश्चन आए हैं। CPO के अंदर बहुत जबरदस्त चैप्टर बन गया बच्चों ये। इसके अंदर बच्चे 2 चैप्टर हमारे पास। पहला है एरिया पैरामीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप ये बैंकिंग में भी आता है बच्चे, है ना। और दूसरा बच्चे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। एरिया एंड पैरामीटर। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। देखो, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सब कुछ पढ़ना बच्चे। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले? देखो, क्यूब, क्यूब के बाद क्यूबाइड, देन सिलेंडर, देन कोन, देन फ्रस्टम, देन स्फीयर और देन हेमिस्फीयर। लेकिन ज़्यादा डिमांड किसकी है? सुनो, प्रिज्म, पिरामिड, पैरेललोपाइप्ड, टेट्राहेड्रॉन, जो ज़्यादा चैलेंजिंग है बच्चे यहाँ पर, है ना। लेकिन दोनों ही पढ़ने हैं, एरिया पैरामीटर एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सेकेंड लास्ट चैप्टर अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं बीजगणित। और बच्चे CDS के लिए बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, SSC के लिए बहुत शानदार चैप्टर है। ठीक है, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने जो चैप्टर पढ़ने बच्चों, पहला लिखिएगा सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी। घातांक और करणी ये होता है बच्चों सर्ट्स एंड इंडिसेस। देखो, अगर कोई कहेगा 2 की बार 4 तो ये होते हैं इंडिसेस, और कोई कहेगा 2 की बार 1 बाय 4 तो ये होते हैं सर्ट्स। यही सिखाई जाएंगे आपको सब कुछ। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं सर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करणी। ठीक है, हिंदी में घातांक और करणी उल्टा लिख दिया बच्चे, है ना। सर्ट्स, करणी और घातांक। ये सर्ट्स को करणी बोलते हैं, इंडिसेस को घातांक बोलते हैं। ठीक है, पहला बच्चे हमारे पास सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी। ठीक है, अगला बच्चे हमारे पास पॉलिनोमियल, हिंदी में इसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अगला बच्चे हमारे पास पॉलिनोमियल, जिसको हम बहुपद बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है पॉलिनोमियल,
जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहा जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहा जाता है। अगला बच्चे हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसको कहा जाता है बच्चों बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चे बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चे बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हिंदी में कहा जाता है बच्चों बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। लास्ट और बहुत चैलेंजिंग चैप्टर है बच्चे, मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू, न्यूनतम और अधिकतम मान। ठीक है, ये लिखते हैं बच्चों हम लोग न्यूनतम और अधिकतम मान, मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है बच्चों न्यूनतम और अधिकतम मान। ठीक है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। ठीक है, तो अलजेब्रा के अंदर ये चार चीज़ें पढ़नी है बच्चों, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ना है बच्चे, ये पढ़ना है, और ये हमारे पास चैप्टर है। अंतिम चैप्टर सिलेबस का बताओ कौन सा होगा? ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में पढ़ा जाता है त्रिकोणमिति, हिंदी में पढ़ा जाता है बच्चों त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसमें पहला चैप्टर है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चे। ठीक, और इसी में मैं आप लोगों को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब कुछ पढ़ाऊंगा बच्चे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला बच्चे हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। अगला बच्चे हमारे पास चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम पढ़ते हैं बच्चे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे पढ़ा जाता है बच्चे ऊंचाई और दूरी। लास्ट है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लास्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। लास्ट है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, अब एक चैप्टर और बच्चे मैं लिख रहा हूं, लेकिन हम इसको पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखिएगा मिक्सचर ऑफ एलिगेशन, चैप्टर लिखिएगा बच्चों मिक्सचर ऑफ एलिगेशन, मिश्रण का नियम, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन। चैप्टर का नाम है बच्चे एलिगेशन, ये हम लोगों ने पढ़ना है ना। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है बच्चों, ये है हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये चैप्टर हमारे पास है बच्चों। एलिगेशन लिख दो, ये चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं मिश्रण या पृथक्करण, जो भी आप लिखना चाहो बच्चों, ये चैप्टर है। बच्चों आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इनसे बाहर कोई सिलेबस नहीं होता। ये सिलेबस है बच्चों, और ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत ढंग से पढ़नी बच्चों। ठीक है, बस यही हमारे यहाँ सबसे अलग बात है कि अलग बात समझो, जो भी समझो, यहाँ पर बातें नहीं होती। इसीलिए जब आज क्लास शुरू हुआ पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि बातें होती नहीं मेरे से, है ना। तो ज़्यादा बढ़िया आप सीधे पढ़ाई की बात करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा वो कहानी में।